सो गुड इवनिंग ऑल, वेलकम। जय हिंद। धनतेरस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज का स्पेस मंडे को क्या होगा उसके बारे में नहीं है। मंडे को जो होना होगा हो जाएगी, क्योंकि ट्रंकेटेड सेशन है, मतलब बहुत छोटा सेशन है, 1 घंटे का है। जनरली उस दिन मैंने 20 साल में कभी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखा नहीं। जहाँ खुलता है ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज होता है। फ्लैट मतलब वो जो भी करेगा ना, उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कुछ मिलती नहीं है आपको। तो इंटरडे ट्रेड उस दिन प्लीज मत करिए। सिंपल एक एडवाइस है, बाकी फिर आपकी मर्जी, पैसा आपका। आपको लगता है कि खुलते ही शॉर्ट मार दोगे और एंड में कवर कर दोगे, वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं होता। वॉल्यूम्स टोटली ड्राई डाउन होता है। सब वो मुहूर्त के लिए कोई सौदा डाल देते हैं, हम भी छोटे छोटे कुछ डाल देते हैं। और मैं स्पेशली पर्सनली बताता हूँ, मैं खरीदता नहीं उस दिन मैं बेच के आता हूँ। रीजन सिंपल है भाई, लक्ष्मी एक्चुअल हार्ड घर कैश घर में आना चाहिए, इसके लिए मैं बेच के आता हूँ। लोग बोलते हैं वेल्थ के लिए कुछ खरीद लो, अपना थोड़ा उल्टा सिस्टम ही चलता है कि भाई जिसमें मेरा प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, भले मेरे पास उसकी क्वांटिटी 100 शेयर रहेगा, मैं एक तो बेच के ही आऊंगा कि भैया वो पैसा मुझे घर में चाहिए। एंड कीप दैट एज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योरसेल्फ कि हाँ, दिवाली से दिवाली क्या किया मेरे पास। आज मैं आपकी जोधपुर जाऊंगा ना, आपको भेजूंगा कि मैं हर साल जब से स्टार्ट किया मार्केट, तब से वो लिख के रखा है, सेंसेक्स क्या भाव था, निफ्टी क्या भाव थी, क्या किया था उस साल बहुत बड़ा जिंदगी में, या क्या गवाया था उस साल जिंदगी में। सब चीज लिखने का होता है ना, वो लिख के रखते हैं। दिवाली टू दिवाली याद रहता है, बाकी इतना तो कोई ट्रेडिंग चैनल समझ लो कि दिवाली टू दिवाली एक ट्रेडिंग चैनल बना लिया हमने कि हम अपनी लाइफ में क्या करके आए थे उस साल। बाकी रोज का ट्रेडिंग चैनल बनाओ तो बेस्ट होता है, बट एटलीस्ट इतना भी कर लिया तो कुछ तो समझ में आएगा कि इस साल क्या गलत किया था, क्या सही किया था। और जब आज नहीं 5 साल 10 साल बाद उस चीज को देखोगे ना, तो गलतियों से ही इंसान सीखता है, बाकी तो ऐसे कोई सीखता नहीं। सो नॉट गिविंग टू मच ऑफ अ लेक्चर and not reacting to what Dow Jones have done and what SGX is showing us. सिंपल है यार, हमारा वही लेवल है, 17,500 होल्ड करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ ही है। ये सिर्फ मंडे का एक बता रहा हूँ, क्योंकि मंडे को कोई स्पेस नहीं होगा। दिवाली है, सब दिवाली मनाओ, पटाखे फोड़ो, ट्विटर आना भी मत उस दिन, सिर्फ सबको हाय लो बोल के चले जाना, मतलब दिवाली की शुभकामनाएं देके चले जाना। तो ट्यूसडे को मुझे नहीं लगता अपने बहुत से आधे ट्रेडर ट्रेड भी करेंगे। जो होगा बाजार देखी जाएगी। एक्सपायरी है तो भी क्या हुआ, मतलब सेकंड हाफ में सब रात को पार्टी वार्टी करेंगे। मतलब घर में पार्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ड्रिंक करना, पार्टी का मतलब घर फैमिली के साथ पटाखे फोड़ो, घूमने जाओ, सब रिश्तेदारों से मिलो। एक ही तो दिन मिलता है जब सब कुछ भूल के अपन उस चीज में, उस माइंडसेट में चले जाते हैं। तो ट्यूसडे को जो भी हो वो एक्चुअल ट्रेड रहेगा। मंडे का ट्रेड को उतना वैल्यू मत देना। जो भी है क्लोजिंग ठीक है, वो चार्ट पे आएगी, बट वो ट्रंकेटेड सेशन है तो वॉल्यूम्स भी नहीं होंगे। कमिंग बैक टू कि यहाँ से निफ्टी क्या दिखता है ऐसे टिल नेक्स्ट दिवाली। अभी तो सिर्फ प्रेडिक्शन का गेम है, समझ लो। प्रोबेबिलिटी इसमें 30 से 40% पकड़ लो, होगा नहीं होगा एब्सोल्युटली नो आइडिया, क्योंकि लास्ट दिवाली पे जाते आज भी शायद हम वहीं पर है, तो बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट में आया नहीं। हाँ, वॉलेटिलिटी रही 2 साल में, ऊपर जो 18,600 था वो आज भी इंटैक्ट है, नीचे 15,200 15,600 का बेस था, 15,200 मार्केट उसी जोन में घूम रहा है। But this year what I can see is that market will try to make a new high and probably go towards 21 or 22,000 levels by next Diwali। ये कल के लिए व्यू नहीं है कि कल 21,000 छप जाएगा और आप जाके कॉल खरीद लो या जाके नीचे के सारे फुट बेच लो, ये कल का व्यू नहीं है। ये है दिवाली टू दिवाली व्यू। बैंक निफ्टी आई कैन सी प्रॉब्ली once 42,000 gets taken out। अच्छा एक चीज याद रखना, बैंक निफ्टी नया वीकली हाई क्लोज देखे गया है पहली बार, बहुत टाइम बाद इस लेवल पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। So that is a very positive thing to happen. Now monthly closing is also coming in। monthly मतलब expiry वाला closing है, monthly date wise closing जो होता है। अगर उसमें बैंक निफ्टी क्लोज हो गया मंथली हाई पे भी, तो ये सेकंड कंफर्मेशन होगा आफ्टर प्रॉब्ली 2 और 3 मंथ्स, जब उसने लाइफ हाई के ऊपर क्लोज दिया। लाइफ हाई मतलब क्लोजिंग लाइन चार्ट की बात कर रहा हूँ, कैंडल स्टिक्स की बात नहीं कर रहा। तो अगर वैसा भी दे दिया तो इट विल बी सेकंड कंफर्मेशन that bank nifty is also trying to show outperformance compared to nifty itself। So when we are talking about bank nifty, so my top sectoral bet will be PSU bank index। तो अगर आप PSU बैंक इंडेक्स में भी पैसा लगाओगे फ्रॉम दिवाली टू दिवाली, आपको नहीं पता कौन सा खरीदना है, कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा बनेगा, कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक खराब बनेगा। तो उसमें सिंपल एक ही चॉइस देता हूँ आपको, आप PSU बैंक का ETF लेते रहो, जो आपका कैपेसिटी है डिप करे और लेते रहना। PSU बैंक में कोई इश्यू नहीं है,
आपको लगता है ये इशू है, वो इशू है, सारे इश्यूज मुझे लगता है रिजॉल्व हो गए। लास्ट 10-12 क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। तो आज अगर पीएसयू इंडेक्स 3200 राउंड अबाउट चलता है, 3200 राउंड अबाउट चलता है, आई कैन सी इट आउट परफॉर्मिंग कंपेयर टू निफ्टी। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स मेरा एक हो गया, उसमें आप स्टॉक सेलेक्ट कर लो कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो पीएसयू बैंक एक सेक्टरल वाइज हो गया, उसमें भी आउट परफॉर्मेंस वाला स्टॉक देखने जाओ, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। वो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि उसको लीड कौन कर रहा है। 27% वेटेज है उसमें पीएसयू बैंक इंडेक्स में। एसबीआई का 21% करीब है, आपका बीओबी का 12 या 13% है, कैनेडा का, और फिर 10% पीएनबी का, और फिर बाकी सब छोटे मोटे बैंक आते रहते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द सेक्टर्स दैट आई एम लुकिंग इनटू फॉर एटलीस्ट टिल नेक्स्ट दिवाली। बैंक्स के रिजल्ट अच्छे हैं, कोई इतना खराब नहीं है कि कल को कुछ उल्टा सीधा हो जाए। रिलायंस का रिजल्ट हुआ सबड्यूड, बट कहीं ना कहीं वो शायद प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक आध दिन का इमोशनल रिएक्शन उसमें भी आएगा, फिर वापस उसको जो चाल चलना चलेगा। थर्ड सेक्टर जो सबसे अच्छा दिख रहा है मुझे, दैट इज पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में आप एनएचपीसी देखोगे, एनटीपीसी देखोगे, जो मैं पर्टिकुलरली ट्रैक करता हूँ बता सकता हूँ, बाकी मैं हजारों कंपनियां तो ट्रैक करता नहीं। तो दी स्टॉक्स लुक्स गुड। अगले नेक्स्ट ईयर में कुछ भी ग्रोथ आ सकती है। तो मैंने आपको स्टॉक का आइडिया दे दिया, चार्ट आपको पढ़ना है, आप फंडामेंटल करते तो फंडामेंटल करो, ठीक है। तो इसके बाद एक काम करते हैं, मैं बहुत बोल लिया, मैं 5 मिनट शांत हो जाता हूँ। घनश्याम सर है, शर्ट्स है, हिमांशु है, तो एनी वन ऑफ यू प्लीज गो अहेड। घनश्याम सर इफ यू आर देयर, क्योंकि 10:30 बाद भाभी। चलो आई थिंक आई विल स्टार्ट। थोड़ा टॉप लेट ज्वाइन किया मैंने, तो टॉपिक है आउटलुक टिल नेक्स्ट दिवाली। तो दिवाली, नेक्स्ट दिवाली से 10% निफ्टी अप्रिशिएट होगा यहाँ से। 10% का क्या भी लेवल आता है देख लेते हैं, मतलब इतना तो मिनिमम होना ही होना है। और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट पिक दिवाली स्टॉक पे कुछ भी करें, जहाँ भी आपको थोड़ा डाउनफॉल लगता है, निफ्टी 20 कलेक्ट कीजिए, वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है टिल नेक्स्ट दिवाली। और वो तो हमेशा के लिए भी है। ये निफ्टी 20 थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए जो भी डिप आता है। और बाकी तो म्यूचुअल फंड में तो आप इन्वेस्ट करते ही होंगे, सबको पता ही है। तो मेरी तरफ से तो ये दो ही पिक है अभी। Okay. Sharsh, your views about, cause you are particular from auto industry, so where you see auto industry next year? Industry as such. हाय अमित भाई, सबको पहले शुभ धनतेरस। सो ऑटो इंडस्ट्री, जैसे मैंने 2-4 बार पहले भी अब स्पेसिस पे आया हूँ एज स्पीकर, मैंने बताया है कि पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी इज गंग हो राइट नाउ। एंड ये जो फेस्टिव सीजन है हमारा, नवरात्रि एंड दिवाली, this time it will be a decade high for passenger vehicle segment especially. uh, Commercial vehicles have also started performing. In fact, medium heavy commercials, tippers, ये सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अभी बिकॉज ऑफ गुड इंफ्रा स्पेंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। दैट इज वन। सेकंड, फ्लीट ऑपरेटर्स आर मेकिंग गुड परचेज। और जब फ्लीट ऑपरेटर्स बाय करते हैं तो दे बाय इन बल्क, दे चेंज देयर एंटायर फ्लीट और अ पार्ट ऑफ देयर फ्लीट। सो दैट इज ऑल्सो, ये भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी। एक खाली जो सेगमेंट हमको लग रहा है कि अभी थोड़ा और इसको पुश की जरूरत है, सो दैट दैट रिवाइवल कैन बी सीन हियर आल्सो, इज द टू व्हीलर सेगमेंट। इवन दो अभी फेस्टिवल्स में टू व्हीलर की डिमांड अच्छी दिख रही है पहले से हमको, कंपेयर टू, अगर मैं नवरात्रि पीरियड का बात करता हूँ, तो टू व्हीलर्स हैव शोन 3-4% growth compared to 2019, which was a pre-COVID year. But will this growth sustain or not, ये हमको नेक्स्ट 2-3 महीने में ही पता चलेगा, जब एक बार फेस्टिव सीजन खत्म हो जाता है। सो अगर टू व्हीलर भी परफॉर्म करने लग जाएगा, विच मीन्स देन कि भारत इज बैक ऑन ट्रैक, भारत मीनिंग रूरल इंडिया। सो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हमारा अभी सिर्फ टू व्हीलर पे है। But going forward, auto industry will see 3 or 4 different emission norms coming in, which will mean कि जब भी कोई नया emission norm आएगा, उससे गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तो इवन दो जो मिड और हाई एंड वेरिएंट्स है, वहाँ का जो कस्टमर है, दे हैव डीप पॉकेट्स,
they may not face that brunt, but entry level passenger का जो सेगमेंट है जहाँ पे एक टू व्हीलर ओनर एक फोर व्हीलर की तरफ अपग्रेड करता है, दैट segment will feel some pinch. So, for example, there is RDE norms coming in, which is real world driving emission norms. कैफे टू नॉर्म्स आ रहे हैं, एक ओबीडी नॉर्म है विच मींस ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक. सो ये जितने नॉर्म्स आएंगे उतने हर बार गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे एंड स्पेशली पैसेंजर व्हीकल में दाम बढ़ेंगे. सो एंट्री लेवल जो सेगमेंट है विच इज़ दी ऑल्टो वैगन आर, जो बेस वेरिएंट्स है, ये सारे में जो कस्टमर्स है इनमें थोड़ा सा इनको हिट लगेगा एंड यहाँ की डिमांड थोड़ी सी खराब होएगी. But it may not impact the SUV segment customer or a luxury vehicle segment customer or a compact SUV में जो higher variants लोग लेते हैं. So from that perspective, passenger vehicle is good. Two wheeler is still a question mark. वो हमको next 2-3 महीने में ही पता चलेगा. If next 3 months are consistently outperforming 2019 numbers, then we can safely start assuming कि हाँ passenger two wheeler segment is also back. But until that happens, there is still a question mark. Commercial vehicle segment जैसे मैंने बताया is already back on track, even though it is not has not breached the high of 2018 numbers yet. But we feel कि things are improving. So companies like Ashok Leyland, Tata Motors, Eicher, ये सारी अच्छी परफॉर्म कर रही है और आगे इनका परफॉर्मेंस अच्छा होना है. ट्रैक्टर्स इज अ सीजनल थिंग. ट्रैक्टर्स का बेस लास्ट ईयर बहुत हाई था, उसका थोड़ा सा ट्रैक्टर्स में सॉफ्टनेस दिखा था. बट ओवरऑल ट्रैक्टर्स इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल. इफ मानसून्स आर गुड इन द कमिंग ईयर, tractors will also perform in that sense. Overall, electrification will obviously increase. Uh, Two wheeler में electrification is right now 5%. Three wheelers में electrification is around 55-60%. Commercial passenger vehicle में electrification is still less than 0.6%. But the good thing is जो एक प्राइस बैरियर था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्राइस कंपेयर टू एन आइस व्हीकल वाज टू हाई. बट टाटा ने अपना एक टियागो प्रोडक्ट लॉन्च किया विच इज एट 8.5 लाख रुपीस. तो उन्होंने 10 लाख का प्राइस बैरियर तोड़ दिया है, विच इज़ अ गुड साइन. पीपल विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बाइंग स्मॉल हैचबैक्स इन ईवी सेगमेंट गोइंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट 1-1.5 साल में देयर विल बी लॉट ऑफ लॉन्चेस कमिंग इन फ्रॉम महिंद्रा, फ्रॉम टाटा, फ्रॉम other passenger vehicle companies also. So EV market is booming. एक तरफ जापानीज कंपनीज है विच आर फोकसिंग मोर ऑन ईवीज. सॉरी, एक तरफ इंडियन कंपनीज है विच आर फोकसिंग मोर ऑन ईवीज लाइक टाटा महिंद्रा एंड देन द कोरियन कंपनीज. दूसरी तरफ जापानीज कंपनीज है विच आर फोकसिंग मोर ऑन हाइब्रिड्स राइट नाउ, माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड. तो जैसा आपने मारुति का प्रोडक्ट देखा, टोयोटा का प्रोडक्ट अभी देखा है, टोयोटा का हाई राइडर है, मारुति का ग्रैंड विटारा है. ये सारे प्रोडक्ट्स स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आ रहे हैं. एंड गोइंग फॉरवर्ड द जापानीज कंपनीज आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन. So as and when things improve for green hydrogen in Indian market, so एक ये alternative fuel भी आ जाएगा market में. So green hydrogen में as you know, Reliance is the biggest player right now. So obviously Reliance will also rule the roost because the biggest fleet operator in the country in terms of commercial vehicle right now is Reliance. So अगर उन्हें अपनी vehicle किसी OEM से लेनी है तो आई एम श्योर दे विल डिक्टेट टर्म्स दैट यू ओनली परचेज और यू ओनली मेक vehicles which have green hydrogen as a fuel intake. So this is also something to look out for. That's the auto sector in a nutshell. So, any particular stocks you are looking कि ये यहाँ से चल सकता है? I know you cannot, as per your disclosure norms, might be, but any particular stocks you are looking into such? So जैसा मैंने बोला, टू व्हीलर सेगमेंट इज अ सेक्टर टू लुक आउट फॉर, कैटेगरी टू लुक आउट फॉर. So if two wheeler sector performs, obviously there are industry leaders which should also perform well. कमर्शियल व्हीकल जैसा मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी अच्छा कर रही है, ट्रैक पे है
and it will only improve in next 1 year. So depending on कौन सा player का chart कैसा दिख रहा है आपको, I'm sure you are the best judge there. But commercial vehicle में भी that is a good sign. इंडस्ट्री लीडर मारुति ने हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लॉन्च किया है. देयर वाज अ वैक्यूम इन देयर पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ एसयूवी कैटेगरी. तो अभी उनकी प्रेजेंस वहाँ भी आ गई है. नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में दो से मेरे ख्याल से 1 से 2 प्रोडक्ट उनके और लॉन्च भी होंगे. So I think Maruti will also be back in the game with all kind of passenger vehicles across entry level to mid SUV to compact SUV to SUV segment. So their portfolio will also become strong. That is also a good contender for a long term period. So rest I don't know what does the chart say, that you are the best judge. बट ये लीवर्स मुझे दिख रहे हैं. अगर ये 2-3 लीवर अगर अच्छे पुल आउट होते हैं, so companies which are market leaders in these segments will do well. बट सर व्हेन इट कम्स टू टू व्हीलर्स, दो अलग ट्रेंड्स चल रहे हैं. एक टीवीएस मोटर है जो नया लाइफ आई मार रहा है, एक हीरो होंडा है. हीरो मोटर्स हो गया, अभी होंडा तो निकल गया, वो कहीं जा ही नहीं रहा है, वो नीचे बियरिश ट्रेंड दिखाता है. सो वन शुड कंटिन्यू विद, हम तो सिंपल यही बोलते हैं जो लीडर है उसको फॉलो करते रहो, जो इन टर्म्स ऑफ प्राइस. ठीक है, तो टीवीएस मोटर ऐसा क्या नया कर रहा है जो हीरो नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसका स्टॉक नहीं चल रहा? So एनीथिंग पर्टिकुलर अबाउट दीज टू स्टॉक्स? so दोनों में फर्क ये है. one is a dominant player in rural India, which is Hero. एंड टीवीएस ने स्लोली क्या किया है, रूरल से अपना फोकस थोड़ा अर्बन की तरफ ले आया है वो. प्लस दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स. ईवी का भी उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आने वाला है. इवन दो हीरो का आ गया है, विच विदा जो आया है, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस रेंज वुड बी अ बिट लो. बट वो 1.5 लाख से उनका ईवी चालू हो रहा है, विच डेफिनेटली मीन्स दैट इट इज नॉट अ मास मार्केट प्रोडक्ट. सो हीरो का लीवर यही है कि अगर जब तक रूरल इंडिया की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती, हीरो का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा. सो नेक्स्ट 3 months विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर हीरो, यू नो, और फॉर द रूरल मार्केट टू परफॉर्म. अगर टू व्हीलर सेगमेंट को अपने प्री कोविड हाइस को ब्रेक करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस. अच्छा, एक फॉलो अप क्वेश्चन उसमें, ये जो ओला प्रोडक्ट निकाल रहा है, ठीक है, वो पता नहीं क्या क्या नए प्रोडक्ट निकालता, अपने को तो प्रोडक्ट समझ में आते नहीं. तो अपने तो एक एकदम नेम है उस फील्ड में, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट. तो ओला के जो प्रोडक्ट है, कहीं दिखता है कि 65 में दे रहा है, कहीं दिखता है 70,000 में दे रहा है, कहीं दिखता है 80,000 में दे रहा है. सो अबाउट द ओला, ओला लिस्टेड तो नहीं है अपने पास, बट ये ओला कहीं मार्केट शेयर खा के जाएगा, ऐसा कुछ दिखता है किसी का, हीरो का या टीवीएस का या बजाज का, ये और भी कोई एक्सक्लूसिव प्लेयर हो? No, so even before coming to market share, I think one of the key factors as a stock trader one looks at is how is the management, how is the company, आपकी टीम कैसी है वहाँ पे. So Ola has a bad history of people coming in, joining in because they get 3x 4x salary compared to industry standard, but then वो 5 6 7 महीने से ज़्यादा टिकते नहीं है वहाँ पर. So for example, Ola's head of design has quit, Ola's head of marketing has quit. So multiple heads are quitting every 1 or 2 months. So अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, and then the person who's at the top is treating the team members as a slave, so that becomes a big question mark for the company's survivability also. अगर कंपनी नहीं सर्वाइव कर पाएगी ढंग से, तो उनका प्रोडक्ट तो is a second point, you know. एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट, एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट. तो किसी को अगर ऑटो सेक्टर का या कुछ भी क्वेश्चन है तो रिक्वेस्ट भेज देना. मैं हूँ घनश्याम सर, विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट. अगर आपका गलती से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होता है तो अपना कैच मेमोरी क्लियर करना, तो हमें शायद मिलेगा. क्योंकि लोग मुझे हमेशा ही कंप्लेन करते हैं, सर हमने रिक्वेस्ट भेजा था, हमारे रिक्वेस्ट कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आप 5-6 लोग ही बोलते रहते. हमें दिखेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे. Sir, what about this some stock like M&M, which is performing absolutely, मतलब बोलना कि मतलब M&M was not performing for last so many years, last decade perform नहीं किया था. अब जब चलना शुरू हुआ तो ये ऐसा क्या नया कर रहा है कि सिर्फ M&M चल रहा है या TVS चल रहा है? TVS भी डिस्कस. What M&M is doing something new, which is, मतलब M&M मुझे यहाँ से भी दिखता है अगर 50% नेक्स्ट दिवाली तक भी बढ़ गया ना तो कोई इशू नहीं दिखता उस स्टॉक में. तो ऐसा क्या नया कर रहा है? So Amit bhai, as you said, M&M has a revamped team.
जो एमडी आए हैं वो आप ही की तरह सीए है, सो ही इज कीनली ऑब्जर्विंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एंड जितने भी लॉस मेकिंग बिजनेसेस है ही इज ट्राइंग टू सेल इट ऑफ। फॉर एग्जांपल सैंगयोंग का प्रोडक्ट था, फोर्ड का इनका जेवी था। तो इस तरह से जितने भी लॉस मेकिंग यूनिट्स है ही इज सेलिंग ऑल दोज ऑफ, एंड देयर फोकस राइट नाउ इज ओनली ऑन एसयूवीज एंड मिड एसयूवीज। उन्होंने क्लियरली बोला है कि वी आर द लीडर्स एंड वी आर द स्पेशलिस्ट इन मेकिंग स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, हेंस हमारा फोकस इसी में ही रहेगा, एंड वी विल नॉट go into sedan or into hatchback and any all those categories. In fact, Mahindra commercial vehicles भी trucks भी बनाते थे, but that category is also not performing, and they are keeping quite low in terms of the commercial vehicle space. इनकी पूरी focus अभी दो category में आ गई है, एक तो SUVs और दूसरा tractors में, and going forward इनका product portfolio for next 3-4 years is very strong in terms of electric vehicle. तो इनका एक ही ड्रॉडाउन है या नेगेटिव अभी जो मुझे हमें दिख रहा है, द प्रोडक्ट सप्लाई डिमांड जो मिसमैच है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम पैसेंजर व्हीकल में वेटिंग पीरियड की बात करते हैं, एक 3 महीने का वेटिंग पीरियड, 4 महीने का, 6 महीने का वेटिंग पीरियड इज स्टिल ओके, बट इफ दैट वेटिंग पीरियड गोज ऑन टिल 20-24 months विच इज 2 years, तो उतना कौन वेट करेगा? सो वहाँ पर अगर ये थोड़ा और काम कर ले, अपने आप को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन कर ले, सो देन महिंद्रा इज इन द स्वीटेस्ट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ ऑल द पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी कंपनीज राइट नाउ। टाटा ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है ईवी में, दे आर द मार्केट लीडर, बट एवरीवन शुड नो दैट महिंद्रा ने रेवा कब कौन से साल में खरीद लिया था, so they already had the technology, only thing is that they haven't built on it or they haven't produced any product and given in the market yet. तो इनका पहला प्रोडक्ट ईवी का XUV 300 के ऊपर बेस्ड है, XUV 400, जो अभी जनवरी में ये लॉन्च करेंगे ड्यूरिंग ऑटो एक्सपो। सो एंड गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 3 सालों में ये 4 से 5 प्रोडक्ट और निकाल के लाएंगे अपने ईवी सेगमेंट में। सो ओनली डिमांड सप्लाई मिसमैच अगर ये ठीक कर ले अपना, तो आई थिंक दे आर गेम एंड दे आर होम। Sir, you always talk about top line stocks. What about the small stocks in auto sector itself? VST Tiller हो गया, या कौन सा जो एक और ट्रैक्टर बनाती है कंपनी, forgot that company's name. सो अगर आप ट्रैक्टर मार्केट देखोगे ना, मैं 3-4 साल से ट्रैक्टर मार्केट ऑब्जर्व कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। सो महिंद्रा एस्कॉर्ट जो दोनों महिंद्रा और स्वराज जो महिंद्रा के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद एस्कॉर्ट है, फिर स्वराज है, ये सारे प्रोडक्ट में मार्केट शेयर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। मार्केट लीडर इज रिमेनिंग मार्केट लीडर सिंस लॉन्ग टाइम, उसका कोई मार्केट शेयर छू नहीं पा रहा है। सो मतलब इट इज नॉट दैट फियर्सली कॉम्पिटिटिव मार्केट की मेरा मार्केट शेयर अगर आज मैं मार्केट लीडर हूँ तो कल कोई और ना आ जाए, उस तरह से ट्रैक्टर इंडस्ट्री में वैसा नहीं है अभी। वो मैं छोटे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, VST टिलर हो गया, अतुल हो गया, ये और भी ऐसे जो स्टॉक्स है ना, हाँ हाँ, जो ऑटो सेक्टर के हैं, जिनमें लोग बहुत फोकस नहीं करते। जैसे फोर्स मोटर है, आई स्टिल रिमेम्बर फोर्स मोटर जब 500 रुपए चलता था तब हमने इन्वेस्ट किया था, 1000 हुआ हम निकल गए, फिर फोर्स मोटर भगवान मालिक काम पे गया, मैं देखने ही बंद कर दिया। तो तो मिस आउट अपॉर्चुनिटी। हाँ, प्रोडक्ट भी होने चाहिए ना अमित भाई। राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। So if you have to choose, say 3 stocks within the auto sector for next Diwali, कौन से 3 स्टॉक? सो 3 नहीं बता पाऊंगा, बट 2 विल डेफिनेटली, वन विल बी आप 5 मारुति। बता दो, आपको अपॉर्चुनिटी दी, 5 बता दो। नहीं, मारुति और महिंद्रा आर डेफिनेटली ऑन द स्पॉट, एंड अगर 3 महीने में अगर रूरल मार्केट ठीक होता है देन हीरो। सी ऑलवेज गो विद द लीडर्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड अगर वो अभी तक, फॉर एग्जांपल अगर अभी तक हीरो ने ईवी लॉन्च नहीं किया था, सो देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ईवी को आपको बहुत अच्छे से टेस्ट करना पड़ता है, जो अभी इतने फायर हो रहे थे लास्ट ईयर में। तो अ कंपनी लाइक हीरो कैन नॉट अफोर्ड कि उसकी ब्रांड को धक्का लगे या इम्पैक्ट आए। सो लॉट ऑफ टेस्टिंग हैज हैपेंड, एंड आई एम श्योर जो अभी प्रोडक्ट लेके आए हैं, दिस इज जस्ट द स्टार्ट, और ईवी में दे विल ग्रो इन टाइम्स टू कम, एंड वंस द रूरल मार्केट पिक्स अप, तो इनका जो ब्रेड एंड बटर आइस व्हीकल है एंट्री लेवल सेगमेंट में, ये किंग है ये, तो ये भी अच्छा पिकअप होने लगेगा। सो आई थिंक वी शुड स्टिक टू द मार्केट लीडर्स।
अच्छा, एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन ऑटो सेक्टर के लिए, जो कंपनी लिस्टेड भी नहीं है इंडिया में, जिसमें सिर्फ एक किसी ने बंदे ने पैसा डाला था, शार्क टैंक इंडिया में पीयूष बंसल ने एक कंपनी में पैसा डाला था जिसका नाम था कमलेश जुगाड़ू, ठीक है। उस कंपनी का कुछ आइडिया, क्योंकि वो बंदा है ना, मुझे इतना एंथुसियास्ट दिखा ना, अगर उसकी कंपनी लिस्टेड होती तो मैं पक्का सिर्फ उस प्रमोटर के नाम पे पैसा डाल देता। वो क्या प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट उसमें बहुत अच्छा, बट ही वाज सच अ गाय ना, कि उसको देख के ना इंस्पिरेशन मिलता है कि गांव खेड़े में बैठा कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना प्रोडक्ट बना रहा है। ही वाज रेडी विद 10 लाख ऑफर आल्सो पीयूष बंसल। उसका So कुछ वो वैसा तो मतलब सुनने में भी है ना, सबको इंस्पिरेशन मिलता है उस चीज से। अगर किसी ने नहीं देखा हो, गूगल सर्च करोगे ना, कमलेश जुगाड़ू शार्क टैंक इंडिया, मतलब वो लगता है कि हाँ यार ये इंडिया है, ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला इंडिया है। यस, so सॉरी। सो अमित भाई, वो मैंने शार्क टैंक का एपिसोड देखा है, कमलेश वाला, जहाँ पे पीयूष ने पैसे डाले थे, पीयूष बंसल ने। सी, कैन दैट पर्सन स्केल टू अ लेवल विच विल मेक सेंस इन द मार्केट? क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आज आप थ्री व्हीलर में ईवी प्लेयर्स को देखोगे ना, तो देर आर मोर देन 200 प्लेयर्स इन दी थ्री व्हीलर ईवी सेगमेंट, जो कि कोई 5 गाड़ी बना रहा है, कोई 10 गाड़ी बना रहा है, कोई 500 गाड़ी भी बना रहा है, कोई 3000 4000 गाड़ी भी बना रहा है। बट हाउ मेनी प्लेयर्स कैन सस्टेन देमसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? हाउ मेनी प्लेयर्स कैन मेक सेफ प्रोडक्ट्स कि वो आज कमर्शियली भी यूज हो पाए, पैसेंजर कैटेगरी में भी यूज हो पाए? आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, इतने सारे टू व्हीलर में ईवी मैन्युफैक्चरर्स आए अभी, बारिंग एथर एनर्जी, देर आर प्लेयर्स लाइक ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक, या आप ओला भी ले लो। जितने भी प्लेयर्स ईवी टू व्हीलर में आए, सबके पास फायर इंसिडेंट हुआ। ओनली वन कंपनी विच इज एथर, उसमें एक भी फायर का इंसिडेंट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज दे टेस्टेड देयर प्रोडक्ट वेल। उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी इसलिए कम रखा, दे डिडंट वांट टू रैंप अप सो क्विकली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन गेम, बट कि वो जो प्रोडक्ट लेके आए, वो इट शुड बी सेफ। अल्टीमेटली हम और आप गाड़ी चला रहे हैं, हम और आप गाड़ी चलाते चलाते अगर ब्लास्ट हो गया और हम ही ना रहे, तो फिर उस प्रोडक्ट का क्या फायदा? सो यू हैव टू बी 100% श्योर कि आपका प्रोडक्ट सेफ है, इट इज वेल इनफ टू रन ऑन द रोड। तो ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। सो कमलेश जुगाड़ू ने जो किया, नो डाउट इट इज वर्थ प्रेजिंग, एट हिज लेवल ही डिड ऑल दीज थिंग्स, बट कैन इट बिकम अ मास मार्केट प्रोडक्ट इज अ क्वेश्चन मार्क। वो सिर्फ फार्मर्स के लिए कर रहा है, वो कोई सड़क पे चलने वाली नहीं कर रहा है। मैं पीयूष बंसल का इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें पीयूष बंसल ने सिंपल बोला था कि आवर टीम इज टेस्टिंग इट ऑन एवरी काइंड ऑफ, क्योंकि इंडिया में एक तरह का तो सॉइल कंपोजिशन नहीं है, इंडिया में एक तरह के खेत नहीं है, कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं बारिश होती नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट को टेस्ट करके तभी लॉन्च करते हैं। पीयूष बंसल अगर एक प्रोडक्ट बना सकता है, तो मैं क्या बोला, अपने को तो जॉकी पे पैसा लगाना है, घोड़े पे पैसा नहीं लगाना। तो बट जॉकी, हाँ, वही प्रोडक्ट वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे, फिर लास्ट में तो है ना, देखो कुछ किस्मत में भी छोड़ दिया जाता है, और क्या कर सकते हैं। या प्लीज। सो वो प्रोडक्ट को आपको मार्केट में लिस्ट भी कराना होगा, उसके बाद हम देख पाएंगे ना। वो तो फैक्ट है, बट हाँ, उसको देख के ना इंस्पिरेशन लगा यार, कि एक छोटे से गांव का बंदा जिसके पास 5,000 रुपए नहीं रहेंगे, वो इतना अच्छा करके जाता है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, 100 कंपनीज लिस्टेड होंगी, उसमें से है ना, एक 100 भी नहीं, 1000 जो नए वेंचर्स आएंगे, उसमें से एक या दो कंपनी चलने वाली, या 10 चलने वाली मैक्सिमम। 99% सब फेल होना, बट जिसका इंस्पिरेशन ऐसा दिखता है, जिसका दिखता है कि वो खुद इतना इंस्पायर्ड है टू डू समथिंग, तो वो कभी ना रुकने वाले लोग नहीं होते। मेरा वही बोलने का मतलब था। so देखो अपन तो, definitely we should have an eye on that company यस, and see opportunities कि हम, अगर हमको दिख रहा है कि that company is performing well, ramp up कर रहे हैं numbers अपना, and they are able to supply their products cutting across different climatic condition, different soil composition, then, और अगर आपको उसमें opportunity मिलती है, then why not we should invest in that. दैट इज माय होल आइडिया, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट तो इतने आते थे ना शार्क टैंक इंडिया में। चलो, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस शार्क टैंक इंडिया, क्योंकि मेरे लिए तो जोमेटो डिलीवरी या पॉलिसी बाजार ये सब है ना, बोलना नहीं चाहिए पब्लिक फोरम में। मैं तो चार्ट के साथ बोलता हूँ भैया, उन कंपनियों को भी भरोसा नहीं।
जो कंपनी एक्चुअल प्रोडक्ट बनाए, जिसके पास टेक्नोलॉजी शायद नहीं है, बट कोई अच्छा आदमी जुड़ जाए और वो टेक्नोलॉजी बनाने में हेल्प कर दे उसकी, वो टेक्नोलॉजी वहाँ काम आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया, बेच दिया। सिर्फ मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया कि मुझे गाड़ी बेचनी है, अरे गाड़ी बेच के क्या हो जाएगा, 1-2% कमीशन लेगा, उसमें तू नया मॉडल क्या बना रहा है, कुछ तो नया कर, कुछ तो ऐसा नया बड़ा करके जाओ कि इनोवेटिव प्रोडक्ट हो। एंड पीयूष बंसल ऑलवेज सेज कि मैं वहीं पैसा डालने की कोशिश करूँ, कुछ चेंज कर रहा है दुनिया को या मेरी कंट्री को चेंज कर रहा है। फॉर दैट पर्पज आई वाज, मतलब मुझे शार्क टैंक गेम में सबसे बेस्ट वही बंदा लगा। सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, टोटली आई एग्री, एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, बट दैट गाय वाज मतलब समथिंग टू cheer for. So we have घनश्याम भाई, घनश्याम सर इफ यू आर देयर, सर जस्ट कैन यू म्यूट योर माइक, किसी का क्वेश्चन पक्का ना पक्का आएगा ऑटो इंडस्ट्री के लिए कि मैं ये स्टॉक का क्या करना क्या नहीं करना, तो मैं बी म्यूट पे हूँ, आई एम ऑन म्यूट, डोंट वरी। ओके घनश्याम सर इफ यू आर देयर प्लीज सर। घनश्याम सर नहीं है, उनको पहले भी सर मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो। अभिषेक है, अभिषेक इफ यू कैन लिसन टू मी। Yes, I'm still traveling home. I'll share my views in a few minutes. Okay. So if anyone have any request, do send me और घनश्याम सर we'll accept the request as soon as possible. तब तक मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ, अच्छा स्टॉक ढूंढेगा। अच्छा स्टॉक का मतलब हो गया जो नया लाइफ हाई मार रहा है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक नया लाइफ हाई मार रहा है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आए ना, और रिट्रेसमेंट से जब वो स्टॉक वापस चेंज हो जाए, तो एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द स्टॉक्स which can again go to 1200 और 1300 levels by next दिवाली, क्योंकि उस स्टॉक में मोमेंटम आया है। अभी वो कोई है ना अपने 50 रुपए के मोमेंटम के लिए स्टॉक नहीं चलता। सेम टाइम आईटीसी द सेकेंड स्टॉक, आईटीसी यहाँ से इतना अच्छा मोमेंटम दे सकता है ना, अगर वो 365 370 का जोन क्रॉस कर दे, क्लोजिंग दे दे, बेस्ट है डिप में खरीदना, और एक साथ जाके मत खरीदना। हमेशा वो चीज रिपीट करता हूँ, डिप आए पक्का वो स्टॉक खरीद के बैठना, वो स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देगा आपको। नेक्स्ट दिवाली नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, 2 साल जब तक वो चल रहा है ना स्टॉक, उसको चलने दो, तब तक उसको हाथ मत लगाओ। रिपीट करके वही बोलता हूँ, 5 रुपए के लिए आईटीसी ट्रेड मत करना। ट्रेडर आप अलग हो सकते हो, इन्वेस्टिंग की पॉइंट से बात कर रहे हैं। जब दिवाली की बात कर रहे हैं तो ये दिवाली नहीं, नेक्स्ट दिवाली वापस सब कुछ अच्छा रहा, हम यही स्पेस पे बैठेंगे और यही स्टॉक डिस्कस करेंगे। एनएचपीसी 15 साल का ब्रेकआउट दे रहा है आपको, आईडीबीआई बैंक, सॉरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी, सब नए नए ब्रेकआउट दे रहे हैं। 10-15 साल के, 15 साल का ब्रेकआउट है ना, टाइम पास के लिए नहीं आता है। और मुझे नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ से कहीं टॉप आउट हो रहा है। आप किसी फंड मैनेजर को सुन लो, मैं उनका स्टॉक सुनने नहीं जाता, मैं उनका व्यू कि भैया वो उनका ओवरऑल व्यू क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट है ना, जितने नेगेटिव फैक्टर्स थे सबका टॉप आउट पकड़ के भी इंडियन मार्केट आज भी 17,500 पे है। कितना हम लाइफ हाई से दूर है? 1100 पॉइंट अगर मैं मैथमेटिकल क्वेश्चन पकड़ू तो 6% है, और 6% तो और कुछ भी ऊपर नीचे रहेगा। तो इतना हम सोच के सिर्फ नेगेटिव हो जाए कि ये खराब ये खराब वो खराब, सब खराब में तो हम यहाँ पे खड़े हैं। तो अगर उनमें से खराब फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल 10 खराब फैक्टर्स है, 10 खराब फैक्टर्स में से 2 भी इंप्रूव हो गए, तो मार्केट क्या करेगा? हमें ट्रेजरी का प्रॉब्लम होता है कि यूएस का ट्रेजरी बढ़ रहा है, यूएस फेड का रेट बढ़ा रहा है, या आरबीआई रेट बढ़ा रहा है। हमें प्रॉब्लम होता है कि इंडियन रुपी ऐसा हो रहा है। अरे लास्ट में प्राइस क्या बता रहा है? हमें प्राइस नहीं फॉलो करना है, हमें फॉलो करने हमारे वो थॉट प्रोसेस जो गलत की डायरेक्शन में है। प्राइस को थॉट प्रोसेस के साथ मिलाओ और सोचो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, और जो भी डिजिटल न्यूज आई है उसको मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक चीज याद रखना, डाउट थ्योरी जो 130-40 इयर्स बैक लिखी गई थी, उसमें सिंपल है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरी नोन अननोन थिंग पॉसिबल विद इन इट्स पैरामीटर। उसमें जितना समझ में आता है ना, मार्केट डिस्काउंट करके बैठ जाता है। ये तो हम है कि हम लास्ट में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभिषेक इज ओवर हियर, या अभिषेक ओवर टू यू। Hello everyone. Yeah, so coming to my view about the markets on Mumbai for the next 1 year, I am bullish on India. क्योंकि simple reason, आप macros, global economy, keep everything aside, simple fact ये है कि हम नीचे नहीं जा रहे। पिछले साल में ऑलमोस्ट अक्टूबर के टाइम पे, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ऑल टाइम हाई बनाए थे। तब से लेके आज तक
इतने सारे नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव फैक्टर्स आ रहे हैं, विच इज ऑल फाइन. एवरीवन हैज देयर ओन थियरीज, एवरीवन हैज देयर ओन लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, वी आर स्टिल नॉट डाउन. Because of that simple fact, I am bullish on India. I am bullish on Nifty and our major indices from now till the next Diwali. And anyone who's looking to pick stocks from here, simple factor, in a bull market, you need not put in extra effort. आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. Simple 52 week high, all time high, 52 week high, पिछले 52 week high से current 52 high तक at least एक 20-30 days का मार्केट कंसोलिडेशन दिया, तो दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट. आप उसको कोड करके आप चार्टिंग में स्कैनर बना के यू कैन पिक दो स्टॉक्स and carry them positionally. They themselves will give a very beautiful return. Key is not to just run behind 52 week high all time high stocks. यही गलती ज्यादा लोग करते हैं. आपको बस 52 week high लाइफ टाइम हाई स्टॉक्स स्कैन नहीं करना है. पिछले 52 week high से अभी करंट 52 week high तक कितने दिन का गैप आया है बेसिकली, उस ड्यूरेशन में स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने कंसोलिडेट किया क्या, एक रेंज में ट्रेड किया, नहीं तो एक पुल बैक देके फिर ऊपर आ रहा है स्टॉक. आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करना है जो स्टॉक बैक टू बैक 52 वीक हाई बना रहा है. अभी लेट्स से दैट स्टॉक इज एट 52 वीक हाई, इट इज जस्ट गोइंग अप बाय लेट्स से 0.5% एवरी डे, फिर भी वो आपके ऑल टाइम हाई स्कैनर में दिखेगा. आपको वैसे स्टॉक्स चूज नहीं करना है. मेक श्योर दैट द स्टॉक वाज इन अ रेंज एंड देन गिविंग अ ब्रेकआउट. Just follow this, be with the strongest stocks, and you will do fine for the next 1 year, as long as we keep moving up and have hard stops in your system, no closing basis stop loss, nothing, and you should do fine, honestly. Now, if I have to talk about Nifty and Nifty levels, 1 second, I'm opening chart. As long as we one moment, as long as we don't break the recent swing lows, we would be in an uptrend, because we can see that every time market is going to 15,500, 16,000 odd levels, we are getting a strong bounce. So it is a matter of time before we break out through the previous lifetime high. And the counterpart index Nifty Bank may already heavyweights, Nifty Bank heavyweights is Axis Bank, ICICI Bank are already doing good, and Nifty Bank also printed a new time all time high before the recent correction that we had. So going by all these factors, as Amit bhai always says, प्राइस टेल्स एवरीथिंग. आपको दूसरी चीजें देखने की जरूरत नहीं है. बस निफ्टी बैंक निफ्टी का एक रेशियो चार्ट भी आप बना के देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है. निफ्टी से बहुत स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में आप लीडिंग स्टॉक्स को चूज कर सकते हो. एट दिस मोमेंट एक्सिस बैंक इज लीडिंग, ICICI Bank is leading. Even PSU banks like SBI is also doing good. So you can have your pick. Just make sure the most important thing is you don't marry a stocks view. It's fine अगर आप 10 स्टॉक शॉर्टलिस्ट करोगे, 10 में एंट्री लोगे एक मिड टर्म पर्सपेक्टिव से 6 months to 1 year, एंड उसमें 3-4 गलत गए तो आप टाइम पे एग्जिट करना. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. And it's not just about stocks. I want to say something else as well. It's not just about stocks for the next Diwali, but what stocks you want to buy and hold, but also it is that time of the year to focus a little bit on our trading and investing process. आज नहीं तो कल अच्छे स्टॉक्स ब्रेकआउट देंगे, हमें ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. बट द की इज वी नीड टू कीप आवर माइंडसेट एंड प्रोसेस वेरी गुड देयर. सो मेक श्योर दैट आप एक बुक में नोट करना आप कौन सी चीज गलत कर रहे हो. आर यू गोइंग आफ्टर टू मेनी मेथड्स और नॉट कीपिंग अ स्टॉप लॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड टेक अ मेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ दैट आप नेक्स्ट दिवाली तक इन सारे पॉइंट्स पे you will see improvement in yourself. It need not be 100% improvement. At least better than what you are doing now will take you miles ahead. That's all from my side, Amit bhai. I know you don't track stocks particularly, but any stock, if you have to buy in your portfolio for say next 1 year with a defined stock, 10% स्टॉक हो, 20% स्टॉक हो, डजंट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि वो पोजीशन ऐसे हम लोग मैनेज कर लेंगे. हम किसी स्टॉक में 2-3% Banking stock, बैंकिंग leading banking stocks are my choice right now. क्योंकि अभी से नहीं, पिछले 3 महीने से दिख रहा है कि बैंक्स और बैंकिंग इंडेक्स इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50.
if we just use a simple comparative charts between Nifty and Bank Nifty is outperforming Nifty, and the primary index Nifty did not even print an all-time high yet. And as we know, the strongest stocks and indices will already be giving us a breakout and showing strength before the entire market does. So the obvious choice here is the leaders of the banking sector, the current leaders, not potential leaders like some uh, IDFC Bank. I'm just being clear. So yeah. No, but because IDFC Bank have given a breakout after almost a very long period of time. I am personally carrying IDFC Bank with some edges. वो कल ऊपर भी खुलता है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है. मेरा फ्यूचर पैसा देके जाएगा, कॉल लेके जाएगा, बट मेरा लास्ट में घर में पैसा आएगा. तो IDFC नहीं, पर प्रॉब्लम पता है क्या, अभी IDFC फर्स्ट जैसा बैंक अगर मेरे ट्रैक में, मतलब IDFC फर्स्ट बैंक मेरे अगर स्कैनर में भी आता है ना, मैं तो स्कैन रन नहीं करता, मैं तो 52 हाई लो देखता हूँ, एज सिंपल एज दैट. वो स्टॉक उसमें आता है ना, तो मुझे सोचना पड़ता है भैया मार्केट सच में बुलिश है कि फुलिश बना के जा रहा है. सच में बिकॉज मेरे लिए वो सबसे हेटेड स्टॉक थे लास्ट 10-15 साल से. मैं ONGC कभी ट्रेड नहीं करता था, मैं NHPC NTPC मेरे लिए सबसे घटिया थे. अब वो रोज आए, मतलब रोज आके कोई घर के बाहर नॉक करके जाए, रोज नॉक करके जाए कि भैया मुझे खरीद लो. अब क्या करेगा कोई, जब मजबूरी में नहीं चाहते हुए भी ना कि भाई छोड़, वो अपना बायसनेस था कि नहीं खरीदना, इतने साल बायसनेस प्रॉपर चला. अब वो बायसनेस जब लगता है ना कि अब ये हमारी स्टडी शायद गलत हो गई, अब ये स्टॉक हो सकता है चेंज हो गया. 10-15 साल का ब्रेकआउट टाइम पास के लिए नहीं आता है. मैं वापस रिपीट करता हूँ, 10-15 साल का ब्रेकआउट आता है ना, मतलब डेकेड्स ईयर्स का जब ब्रेकआउट आता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल रिलायंस ITC, ये जब ब्रेकआउट देके खड़े होते हैं ना, फिर 1x 2x तो भूल जाओ कि हमें 100 में खरीदा 200 में बेचना, भूल जाओ, उसको तो हाथ भी नहीं लगाने का. उसको तो चुपचाप पक्का अपने RTA को फोन करो, मतलब रजिस्ट्रार को फोन करके बोलो कि भैया मुझे शेयर फिजिकल चाहिए, मुझे अपने बच्चों को दिखाना कि पापा ने ना कभी कुछ अच्छा काम किया था, मम्मा ने कुछ अच्छा काम किया था, डिपेंडिंग कि आप मेल लिस्नर हो फीमेल लिस्नर हो. तो हम ये तो बोल सकते कि हमने जिंदगी में कुछ अच्छा भी किया था, देखिए अच्छा शेयर लेके बैठे थे, ये खराब था हमने बेच दिया था. तो वैसा फेज आ गया मार्केट में कि ऐसे ऐसे कचरा स्टॉक, जिनको हम हमेशा कचरा बोलते थे, पेनी स्टॉक्स ही बोलते थे, जिनको बोलते थे भैया इनमें ऐसा ही नहीं डालने का, वो स्टॉक परफॉर्म करना शुरू कर दिए. तो आप कितने टाइम इग्नोर करोगे? कहीं ना कहीं आपका जाके सिस्टम बोलेगा अब तो बाय कर ले, अब तो कर ले. कितनी अपॉर्चुनिटी मिस करेगा? ठीक है, क्वांटिटी आपको डिसाइड करना है. क्वांटिटी सीधा मैं हमेशा बोलता हूँ, जाके आपको 100 शेयर खरीदना है, 100 के 100 मत खरीदना. आप स्टार्ट 20 से करो, 5 पार्ट में कर दो, स्टॉप डिसाइड कर लो मंथली कैंडल के बेसिस, क्योंकि उसमें है ना डेली पे जाके आपको लगता है कि मैं 2 रुपया कमा लूं, 5 रुपया कमा लूं, 2% कमा लूं, वो स्टॉक 2-5% के लिए चलता भी नहीं है यार. वो स्टॉक चलना शुरू होगा, वो एटलीस्ट आपको 100 से 200% कम से कम रिटर्न देके जाएगा. वो इसके लिए वो स्टॉक डेफिनेटली अमित भाई, ये 10 साल 15 साल के ब्रेकआउट्स हमें 5-10% के लिए ट्रेड नहीं करना है, बस डिलीवरी लेके बैठना है इन स्टॉक्स में. क्योंकि मिनिमम, एज यू सेड, मिनिमम 3x दी स्टॉक्स अगर एक ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो. एंड ऐसा नहीं है कि पहला ब्रेकआउट ही सक्सीड होगा, 2-3 बार ब्रेकआउट्स फेल भी हो सकते हैं, बट जब भी स्टॉक चलना स्टार्ट होगा देन डेफिनेटली स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसे स्टॉक्स को प्लीज आप डेरिवेटिव्स में नहीं, कैश में डिलीवरी लेके आप होल्ड करना इन स्टॉक्स को जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स दे रहे हैं. उसका एक और रीजन है, बोला ना अभिषेक, कि कैश में क्यों लेने का, फ्यूचर का लॉट साइज बड़ा होता है. आप ऑप्शन खरीदने का सोचते हैं, आपको लगता है मैं ऑप्शन खरीदूंगा 50 पैसे का, वो 1 रुपया हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल IDFC फर्स्ट बैंक खरीदा 15,000 का लॉट साइज, मैं 5,000 रुपया कमा लूंगा. 5,000 रुपया कमा के ना उसका कैश में खरीदूंगा. जिंदगी में 5,000 रुपया ना बनेगा उसमें, वो सिर्फ आपका भ्रम रहेगा. वो स्टॉक सिर्फ एक ही तरीके से खरीदा जा सकता है, इसमें प्लान बना लो कि मुझे टोटल इसका इतना क्वांटिटी लेना है बेस्ड ऑन माय कैपिटल. वो प्लान करते चलोगे ना, पक्का पैसा बनेगा उसमें, पैसा टूटेगा नहीं. आइडिया F&O में होता है, मैं F&O ट्रेड कर सकता हूँ उसका, बट मैं F&O ट्रेड करना ही बंद कर दिया, कई साल हो गए उसका F&O बंद कर दिया. रीजन सिंपल है भैया, 1 लाख का लॉट साइज, 70,000 का लॉट साइज कौन ट्रेड करने बैठता है यार. वो 1 रुपया ऊपर नीचे कभी भी हो जाता है. 1 लाख रुपया आ गया और मैं 1 लॉट तो खरीदने और बेचने वाला हूँ नहीं, मेरे लॉट भी मल्टीपल, तो सीधा MTM पे इफेक्ट करता है. MTM पे इफेक्ट करता है तो हमारे माइंडसेट पे इफेक्ट करता है. इसके लिए स्टॉक कैश में ही खरीदते रहो, पूरा पैसा भर देना ब्रोकर को, कोई टेंशन नहीं. या अगर F&O में करते हो, उसका जितना टोटल पैसा है, फॉर एग्जांपल आप आइडिया करते हो,
आइडिया का भी लॉट साइज कितना है, मैं तो फ्यूचर से निकाल दिया, इसके लिए मुझे याद नहीं। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते 1 लाख का लॉट साइज है। 1 लाख इंटू अगर 8 रुपया चल रहा है तो आपको 8 लाख रुपया सेपरेट रखना है कि इसका मार्जिन भी आएगा तो मेरे पास पैसा बढ़ने को है। मुझे कोई डर नहीं है स्टॉक 8 का 6 आ जाएगा, मैं ऐड कर सकता हूँ, सोच के चल रहा है। हम वैल्यू कभी नहीं सोचते, हम सोचते हैं मार्जिन कितना है। मार्जिन सोचना बंद कर दो, वैल्यू सोचना शुरू करो। एग्जैक्टली। हम बैंक निफ्टी का 1 लॉट खरीदते हैं ना तो हमें लगता है हमने क्या किया, 1 लाख की तो मार्जिन दिया। तो भैया नहीं, आपने प्रोडक्ट कितने का खरीदा है? 40,000 into into 25। 25। वो प्रोडक्ट खरीद के गए हो, 10 लाख लेके गए हो आप घर पे, रिस्क। ये कभी सोच के ट्रेड करोगे ना तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी कुछ हद तक। मैं प्रॉफिटेबल और लॉस Exactly. मेकिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा आप क्या घर पे लेके जा रहे हो। कल को 10% नीचे खुला तब क्या करना है, क्योंकि 10 लाख का माल लेके गए हो भाई। Exactly. And जितने भी लोग बोल रहे हैं कि सेबी ने लेवरेज हटा दिया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट लेवरेज प्रोडक्ट्स है, हमें हमेशा नोशनल वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब अगर निफ्टी हम घर लेके जा रहे हो 1.2 lakhs में एक लॉट फ्यूचर, देन इट्स नॉट दैट इट इज 18,000 into 50 द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो हम एक्चुअली लेके जा रहे हैं। एंड उसको हम बिना हिट्स के लेके गए ना, देन जब भी मार्केट 5-10% नीचे ओपन होगा, देन वी कैन कैलकुलेट बेसिकली कितना हम अपने कैपिटल लूज करेंगे उस दिन। एंड इट्स नॉट सिर्फ ये फ्यूचर्स ट्रेडर्स को ही नहीं, एवरी एनीवन हु ट्रेड्स इन एनी डेरिवेटिव, इवन लेट्स से एन ऑप्शन राइटर आल्सो। ऑप्शन राइटिंग में सिर्फ एक ही चीज नहीं सीखा जाती है, यही चीज कि भैया आप कितना लेवरेज वाला प्रोडक्ट लेके जा रहे हो। लेवरेज के प्रोडक्ट हो गया, सेकंड डेरिवेटिव हो गया उसका निफ्टी फ्यूचर, उसका थर्ड डेरिवेटिव जो निकल के आया वो निफ्टी ऑप्शन से। ठीक है, ये किसी ने आपको जिंदगी में समझाया कि भैया आप डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ट्रेड कर लो, राइटिंग कर रहे हो तो आप ऑप्शन बाय करके गए तो आपका लॉस फिक्स है, भगवान भी आगे चेंज नहीं कर सकता उसको। आपने कोई 50 रुपए में लिया, 100 रुपए में लिया, निफ्टी का 1 लॉट लिया, 100 रुपए में लिया, आपका लॉस फिक्स है, 5,000 से ज्यादा भगवान भी नहीं लेके जा सकता, प्लस जो भी ब्रोकरेज हो उससे ज्यादा तो भगवान भी। बट अगर आपने शॉर्ट कर दिया और कल गलती से उल्टा खुला तब क्या करोगे? तो ये दिवाली पे पकड़ के जाना, धनतेरस है आज, कि धन को तरस ना जाओ। सिंपल फिदाई सन का जब मैं सुनता हूँ, फिदाई सन ने हमें एक ही चीज सिखाई थी, मैं उनसे पर्सनली कभी नहीं सीखा, पर जितनी बार उनको सुना, फोन पे बात करता हूँ उनसे, तो बोलता है नो कैपिटल मार्केट। पैसा रहेगा तो ट्रेड करोगे, जेब में पैसा ही नहीं तो ट्रेड क्या करोगे? सिर्फ व्यू बना के, एनालिसिस बना के बैठ जाओगे। तो पैसा रहेगा तो करेंगे ना। आप इंडिया की टीम में ही नहीं रहोगे तो क्या इंडिया पाकिस्तान का कल का मैच खेलोगे? आप बाहर से बैठ के बोल सकते हो इसको ऐसा मारना चाहिए था, वैसा। भैया तू उस टाइम ग्राउंड के अंदर था क्या? तू प्लेइंग 11 के अंदर था क्या? नहीं था ना। तो बाहर से तो ज्ञान सब दे देंगे, हम बोल देंगे विराट कोहली कोई शॉट नहीं खेलना चाहिए, मैं भी बोल दूंगा रोहित शर्मा ने शॉट क्यों खेला। तो इंडिया हार जाए तो और इंडिया जीत जाए रोहित शर्मा की उसी शॉट पे, तो बोलेंगे हाँ अच्छा किया। तो वही ट्रेडिंग में है यार, हम ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट, इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। सिंपल पकड़ के जाओ, स्टॉक कौन सा नया लाइफ में बना रहा है, 52 का ही बना रहा है, रिट्रेसमेंट आए, चुपचाप बाय करके बैठे रहो। हमें तो रोज है ना वो उंगली में क्या बोलते हैं, हाथ में है ना पिचिंग होता है और कुछ नहीं होता। हमें ट्रेडिंग नहीं करना, हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें करना एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। और सिंपल है, आपके आजू बाजू कोई भी कोई बहुत बड़ा, जैसे वंडरला है बैंगलोर में, मुंबई में एसएल वर्ल्ड है, पूना के बाजू में लोनावाला में वो कोई तो रिजॉर्ट्स है। एक्साइटमेंट करने वहां जाओ ना। काय को मार्केट में एक्साइटमेंट है? मार्केट में हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि धन को ना तरसे, धन तो 13 दिन हमारे पास ही रहे। एक दिन गया ठीक है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। सो किसी का रिक्वेस्ट है तो दे कैन डू सेंड मी घनश्याम सर इफ यू आर ओवर देयर, एंड अभिषेक इफ यू वांट टू ऐड समथिंग मोर। So that's all from my side, Amit bhai, for now. Let's see if people have any questions and we can answer it accordingly. भैया फिर लोग बोलते हैं हम क्वेश्चन ना लेते, हम ना करते। अब बताओ मैं क्या करूं? इफ यू क्वेश्चन डू सेंड मी। अदरवाइज मैं काम करता हूँ, किसी रैंडम को बुला लेता हूँ, लेट्स कॉल सम रैंडम पीपल, लेट्स सी वेदर दे एक्सेप्ट। Good evening, Amit sir.
Yeah, go ahead. या सर, आप अभी जो ऑप्शन का बता रहे थे उसमें आप हेजिंग का थोड़ा अगर ऐड कर देंगे तो, हेजिंग करना है अगर स्टॉक स्पेसिफिक। आपको स्टॉक का नाम बताओ फिर मैं समझाता हूँ। हाँ सर, एक्चुअली वो 2-3 वीक पहले वो अपने एक चल रहा स्पेस पे, तो उस टाइम पे अदानी एंटरप्राइज का वो सेल के बारे में सर बता रहे थे अपने वो ये सर शरद शाह सर। तो उस टाइम सर ने बोला था हेजिंग का, लेकिन वो पूरा नहीं बता पाए, उन्होंने बात बंद कर दिया। तो आप थोड़ा सा वो बता सकते हैं तो प्लीज। देखो, हेजिंग कैसे होता है, आपका स्टॉक का एक व्यू होना चाहिए, डायरेक्शनल व्यू होना चाहिए। ओके सर। क्या होना चाहिए? डायरेक्शनल ओके व्यू होना सर। चाहिए। ऊपर नीचे जो भी रहे, डजंट मेक अ डिफरेंस। यस। आपने एक डायरेक्शन व्यू बना लिया स्टॉक का कि आपको लगता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक मिनट मुझे बोल लेने दो ना, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब इंटरफेयर करना, वो फिर मुझे है ना तोड़ता है बात। तो आपने एक स्टॉक का व्यू बना लिया, फॉर एग्जांपल आपको लगता है वो स्टॉक ऊपर जाएगा, आपका एक पर्टिकुलर टारगेट है और एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस है। आपने कोई 100 रुपए में स्टॉक खरीदा है, आपका टारगेट है कि वो 110 जाएगा, आपका स्टॉप लॉस है 95 या से लेट्स से 98 का स्टॉप लॉस है, 98 को 97 कर दो या 95 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं 110 पे जाके चेक कर रहा हूँ कि उसका ओपन इंटरेस्ट कितना है, पहली चीज, उसका प्राइस कितना, उसका प्राइस फॉर एग्जांपल स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी बट एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी उसका प्राइस चल रहा है 2 रुपया। तो मैं 2 रुपये का ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा कॉल साइड का, और 100 में फ्यूचर खरीद लिया, मेरा स्टॉप लॉस है 95। जिससे मेरा स्टॉप लॉस 95 का कटेगा, मैं मेरा फ्यूचर काट दूंगा, सेम टाइम में मेरा ऑप्शन काट दूंगा। मुझे पोजीशन कैरी करनी है, मुझे लगता नहीं यार मेरा तो व्यू सही है, मैंने 1 रुपया ऑप्शन जो कॉल बेचा था उससे पैसा आ रहा है, तो मैं उसको नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ। 110 का जो बेचा था मैं उसको नीचे शिफ्ट करके 105 तक ला सकता हूँ, क्योंकि वो 94 चला गया, 95 चला गया, मेरा व्यू इंटैक्ट है, मेरा सिस्टम प्रॉपर बोल रहा है, वो सिर्फ स्टॉप लॉस फिगर करना है, 105 पे शिफ्ट कर दो, 1-1.5 रुपया जो प्रीमियम मिला वहां पे वो अपन ने घर पे ले लिया। मेरा व्यू 1 महीने के लिए, मेरा व्यू 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए कि भैया ये यहाँ तक तो जाएगा, 110 भी नहीं जाएगा, ये जाने तो इसको 150 है, पर शॉर्ट टर्म के लिए 110 आएगा तो मैं बुक आउट कर जाऊंगा। वैसे आपको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा अगर वो फेवर में नहीं गया, फेवर में चला स्टॉक 110 तक आया, वो आपका 2 रुपए का ऑप्शन, उसमें आप सिर्फ जाके डेल्टा चेक करना है कि उसका डेल्टा कितना है। वो डेल्टा 110 का जनरली आपका जो दिखेगा ना, उसका डेल्टा रहेगा 0.3 या 0.35, इससे ज्यादा ना रहने वाला। तो 0.3 का मतलब हो गया अगर 10 रुपया स्टॉक चला तो 3 रुपया वो सॉरी 3 रुपया वो चलेगा, बट 3 नहीं चलेगा, वो चलेगा ऑलमोस्ट 4 रुपया। आप 6 कमा रहे हो और वापस सामने 4 गवा रहे हो। जब आपने 1 रुपया 2 रुपये उसका ऑलरेडी खा लिया, ठीक है ना, 6-7 रुपए तो घर में नॉर्मल आ गए आपको, वैसे हेजिंग करके बैठे हो। आपको लगता है कि नहीं यार भरोसा नहीं, जैसे लास्ट वीक को एक्सपायरी है तो आप डबल क्वांटिटी बेच दो, एक खरीदा सामने पूरा अगर न्यूट्रल करके जाना है, डेल्टा न्यूट्रल का मतलब हो गया फ्यूचर का डेल्टा होता है 1, ऑप्शंस का डेल्टा जो इन द मनी रहेगा उसका 0.5 आएगा, इन द मनी जो एट द मनी है उसका 0.4 से 0.5 के बीच में रहेगा, जो आउट ऑफ मनी है वो सब 0.4 के नीचे ही चलेंगे। तो आपको हमेशा आउट ऑफ मनी ही बेचना, जिसका डेल्टा कम से कम 0.35 0.3 से नीचे। तो बोलते हैं ना ग्रीक ना यूज करने चाहिए, इसी पर्पज के लिए ग्रीक यूज करना चाहिए। बहुत सिंपल है ग्रीक, कोई बहुत ज्यादा ना दिमाग नहीं लगाना होता है, क्योंकि उस टाइम आपके लिए थीटा भी काम करेगा। अगर स्टॉक का कुछ अच्छा रिजल्ट आया, खराब आया, जो भी है वो उस टाइम का न्यूज बेस्ड है, तो आपके लिए वेगा भी काम करेगा। वेगा का मतलब है वॉलेटिलिटी, तो वॉलेटिलिटी भी उसका गिरेगा। तो ऑप्शन में जो आपने शॉर्ट किया है ना, वो आपको घर पे पैसा देगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे यूट्यूब वीडियोस भी होते हैं, आप जाके चेक कर लेना। मैं खुद को प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही मेरा स्पेस है, मैं खुद को भी ये मेरे स्पेस में प्रमोट नहीं करता। एज सिंपल एज दैट। यस सर, वेरी गुड। यस सर, थैंक यू सर। थोड़ा थोड़ा पता चल गया, लेकिन मैं वीडियो देखता हूँ उसमें थोड़े, फिर बाद में आपके और डाउट होगा तो आपको पूछूंगा अगले स्पेस में। ठीक है।
नवनीत जी है, नवनीत जी प्लीज. Good evening, sir. Am I audible, sir? Yes, you are Hello. audible. Go Okay. ahead, brother. Sir, just you were discussing about being bullish on the banks. So, sir, just want to know your view on PNB for next Diwali, till next Diwali. यार पीएनबी के चार्ट में ना मुझे कुछ ट्रिगर ही नहीं दिख रहा है. मैं बुलिश हूँ पीएसयू बैंक्स के लिए, बट मुझे पीएनबी पर्टिकुलर में ना कुछ भी नहीं दिख रहा है. जिस दिन मुझे दिखेगा ना मैं अपना ट्विटर पे पोस्ट कर दूंगा. मेरे लिए अभी सबसे अच्छा बैंक जो होता है ना पीएसयू में फेडरल बैंक है, बीओबी है, एसबीआई ऑल टाइम फेवरेट हो गया अभी उस लिस्ट में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, वो पीएसयू नहीं बैंकिंग इंडेक्स में है. तो ये 4-5 स्टॉक है जो मैं देख रहा हूँ. कैनरा बैंक में अभी भी वैसा जो आना चाहिए वैसा नहीं आया है. पीएन में कुछ ट्रिगर ही नहीं आ रहा चार्ट में कि मैं आपको कुछ उसके बारे में बोलूं. जिस दिन ट्रिगर आएगा पक्का मैं खुद तैयार हूँ उसको खरीदने को. अब कुछ आना तो चाहिए उसके चार्ट में, कहीं कुछ न्यूज आ जावे. मालिया साहब लिखते हैं हैप्पी धनतेरस, तो सबका पैसा एक दिन वो क्या नाम था वो नीरव मोदी भी लिख दे हैप्पी धनतेरस एट द रेट ऑफ पीएनबी बैंक, तो हम भी खुश हो जाएंगे. तो उस दिन हम भी जाके कुछ तो ट्रिगर नहीं आ रहा चार्ट. Okay, sir. Thank you. Thanks a lot. पक्का अपडेट कर दूंगा. Sure, sir. Thank you. Please remove me from speaker. सर मुझे कैनरा बैंक आपका क्या लगता है सर? कैनरा बैंक का ट्रिगर आ जाने दे, अपडेट कर दूंगा. ट्रिगर नहीं है अभी उसमें. बीओबी में ट्रिगर है, फेडरल बैंक में ट्रिगर है. फेडरल बैंक आई कैन सी गेटिंग डबलिंग फ्रॉम हियर प्रॉब्ली इन जब ये चलना शुरू होते हैं ना 8-8 10-10 साल के ब्रेकआउट, वो टाइम नहीं लेते. वो ब्रेकआउट देके फटाफट मार देते. पब्लिक सोचती रहेगी अब इतना बढ़ गया, वो अपना काम करके चले जाएंगे. वो इंतजार नहीं करते स्टॉक किसी का. वो स्टॉक आपने पिछले इस पे क्या हाँ बोलो ना. आप पिछले स्पेस में आपने वो डाला था ना एक्सिस बैंक वो फेडरल बैंक सब ले लिया मैंने उस पे आपने डाला था. तो एक्सिस बैंक देख ले भाई रिजल्ट के बाद. हाँ सर श्योर सर. आपने बोला उस दिन से 6% चला है अभी तक. भाई ओवरऑल 10% मार दिया रिजल्ट के बाद. मैं भी एग्जिट हो गया था, मेरा भी हेज पोजीशन था, मैं 2 दिन पहले उसमें एग्जिट हुआ. अब मैं उसको सिर्फ देख के खुश हो सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता. तो मैंने क्वांटिटी बड़ा माना था तो मैं निकल गया था 820 पर, टू बी वेरी फ्रैंक. ठीक है मेरे पास भी नहीं था, मैं भी देख के खुश हो रहा हूँ कि हाँ भाई चल गया. अपना एनालिसिस प्रॉपर था, अपन ट्रेड में नहीं बैठे रहे. कई बार ऐसा होता है ना कि हम एनालिसिस कर लेते हैं, हमें लगता है यार कुछ हो गया तो क्या. अब मैं कोटक कैरी कर रहा हूँ, मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट है, मेरे पास कौन सा है. अब उसका जो भी रिजल्ट आया 21 के, मैं रिजल्ट नहीं परवाह करता. मेरे हिसाब से अगर मुझे मेरे चार्ट में कहीं दिख रहा है ना कि भाई यहाँ पे इसको होल्ड नहीं करना, मैं निकल जाता हूँ. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मिस आउट हो गया ना, मुझे वो फोमो का फीलिंग आता ही नहीं. 10 स्टॉक और है यार, कोई ना कोई तो चलेगा. ऊपर में चलेगा कोई नीचे में चलेगा, वो है अपने पास. क्या कोई टेंशन लेके जिंदा रहने का. जिंदगी में टेंशन पहले कम थोड़ी होती जो स्टॉक के भरोसे टेंशन लेके बैठेंगे. ठीक है. किसी का कोई क्वेश्चन है वरना मैं इस पे सेंड कर देता हूँ. वो तो एक काम करता हूँ मैं, शायद घनश्याम सर आप वहाँ हो कि नहीं हो, शायद रिक्वेस्ट भी आई रहेगी तो घनश्याम सर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे. So what I'll do is I'll remove Ghanshyam sir as a co-host, so I can only take the request. किसी का रिक्वेस्ट नहीं आया है ना, वो सिर्फ एक बार स्पेस एंड करें. क्या बोलते हैं अपना ये ट्विटर भी ऐप बंद कर दें और फिर वापस ज्वाइन इन करें तो सबका आ जाएगा. आ गए ना घनश्याम सर. देखो थोड़ा सा कीड़ा खंडी करो तो सर जग जाते हैं. हाँ सतीश सर एक सेकंड रुकना, आपका भी ले तो. या सतीश जी बोलिए. अमित भाई मैं आपका हमेशा स्पेस ज्वाइन करता हूँ, कभी आता नहीं हूँ स्पीकर पे. आपको हैप्पी दिवाली की सबकी शुभकामनाएं. नया साल आपका अच्छा जावे. आई एम ए सीनियर सिटीजन. मेरे को एक ही सवाल पूछने का है. आज जो यस बैंक का रिजल्ट आया है वो दोनों बाजू सब लोग बोलते हैं उसका नेट प्रॉफिट कम आया है, उसने प्रोविजन कर रखा है. एक्चुअली उसका नेट प्रॉफिट भी अच्छा है. आप कुछ बोल सकते हैं क्या यस बैंक
के लिए? सर आई एम परमानेंट बुल नाउ इन यस बैंक। मेरे पास तो बहुत लोअर लेवल, मेरा तो कॉस्ट भी नहीं है, मेरा नेगेटिव कॉस्टिंग का स्टॉक है। अगर यस बैंक गिरता भी है, अगर आपको फ्रेश एंट्री, चलो मैं सबके लिए बोलता हूँ, अगर आपके पास पहले से पड़ा है, कोई 400 का लेवल का पड़ा है, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आपके पास क्यों है। फ्रेंकली आई डोंट। आपके पास 200 का पड़ा है, 100 का पड़ा है, तो मैं उसका कोई जवाब देने की कैपेसिटी मुझ में नहीं है, एक्सेप्ट वेरी सिंपल थिंग कि लॉस बुक करके निकल जाए। हाँ, आपने कोई 10 रुपए में लिया है, 5 में लिया है, हमने इतनी बार बात करी जब 11-12 की रेंज में घूमता था, इसको लेके रखो 11-12 का 15-16 भी होता है। हमेशा एक सिंपल चीज समझाते हैं, अपने प्राइस से कुछ ऊपर आ गया तो थोड़ा क्वांटिटी ट्रेडिंग का रखो कि बेच दिया, नीचे आए तो वापस ले लेगा। यस और मैं मेरा सर सुन लो, हाँ। एक सेकेंड, एक ट्रांजैक्टरी फेज से गुजर रहा है अभी, उसमें जिनका पैसा लगा है, जो शेयर होल्डर्स है, वो बैंक को डूबने तो ना दे, कोई ना कोई अपने में या तो मर्ज करके चला गया या कुछ ना कुछ स्टोरी बना देंगे उसको, लास्ट में माल चिपकेगा अपने को। बट मुझे नहीं लगता कि यस बैंक 15 में खराब है, सब्जेक्ट टू कि आपको उसका पोजीशन साइजिंग प्रॉपर है। फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का कैपिटल, आप उसमें सिर्फ 20,000 रुपया डालो, वो भी सोच के कि ये 4 रुपया चले गए तो मुझे काटना है। आज के दिन अगर 15 का भाव है, ठीक है, मैं एग्जैक्ट भाव मुझे नहीं पता, 15 का है, जिस दिन 4 रुपया का मैं काट के निकल जाऊंगा, बट मैं तो 4 में भी ऐड करने वाला हूँ मिस्टर। क्यों? क्योंकि बैंक ऐसे नहीं डूबता, उसको डूबना होता ना तो जब राणा साहब छोड़ के गए थे और इतने सारे किस्से आए थे ना, तो तभी डूब जाता। सिंपल एग्जांपल है जीटीबी बैंक का, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, वे बैक इन 2003, उसको डूबना था डूब गया, बैंक ऑफ राजस्थान को डूबना था डूब गया, किसी ने मर्ज कर लिया, उसके शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा न मिला। यहाँ मुझे चांसेस नहीं दिखते। अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग व्हाट आई वाज सेइंग कि कैपिटल उसमें इतना डालो कि डर न लगे। आप पूरा 100% ही कैपिटल एक ट्रेड में डाल दोगे ना, देन आई कैन नॉट हेल्प इट आउट। अमित भाई, मैंने 13 रुपया 30 पैसे में लिया है ना, अभी 16 रुपया 5 पैसा के 10 पैसा है। खड़े रहो ना, काय को डरने का। देखो कहीं ना कहीं डर के आगे ना जीत आएगा। अभी इन सबका लॉक इन खुलेगा 2023 मार्च या कहीं तो लॉक इन इनका खुलेगा। 13 रुपए 30 पैसा है, निकल जाना। अगर आपको लगता है रिजल्ट अच्छा था, खराब था, जो था, मैनेजमेंट नया है, सबको समय लगेगा। आज पीएसयू बैंक के रिजल्ट देखो, पहले कचरे के भाव मिलते थे, कोई हाथ न डालता था। आज भी कुछ पीएसयू बैंक कचरे के भाव मिलते हैं, कोई हाथ न डालता। वो जब स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा ना, तब सब पब्लिक, स्टॉक बोल के ना चलता है, स्टॉक चलना शुरू होता है उसके बाद वो बोलता है। हमें तब खरीदना जब स्टॉक साइलेंट है। जब स्टॉक वायलेंट हो जाए ना, तब हमें ना घुसना है उसमें। साइलेंट में घुसो, क्वांटिटी उसका मैनेज रखो। कि फॉर एग्जांपल मेरे पोर्टफोलियो का वो 2% है, जहाँ जाके 0 होगा वो ट्रेडिंग में गवा देता हूँ, उतना करके बैठ जाओ, पक्का पैसा बनेगा। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ यस बैंक के लिए नहीं, जितने आप ऐसे कच्चर पट्टी वाले स्टॉक, मैं बोलता हूँ, मैं तो पब्लिक को बोलता हूँ, मैं पेनी स्टॉक्स का सबसे बड़ा फैन हूँ, बट मुझे पता है उसमें पोजीशन कैसे करनी है, धीमे धीमे ऐड करना है मुझे। नीचे गिरते में ऐड नहीं करना है, नीचे गिरने में शांत बैठो कि जाने में इतना ही है। जिस दिन मैं चलना शुरू कर तब मैं पोजीशन ऐड करता हूँ कि भाई अब मेरे फेवर में पहली बार तो आया ये, मैं 10% से स्टार्ट करूंगा मेरा स्टेज, फिर उसको Thank you, Amit bhai. This is only thing. Yeah. Put me in a listening mode. Yeah, sure. तो घनश्याम सर, आप आए हो, कुछ अच्छा सा पिक देके जाओ, ऐसे तो जाने ना दूंगा आपको। घनश्याम सर, if you can listen to me. अभी मैं बात करूंगा तो सबकी नींद उड़ जाएगी, तो मैं अभी बात नहीं करूंगा। Fair enough. तो मुझे नहीं लगता किसी और को कोई क्वेश्चन बाकी रहा है। बाकी है तो 2 मिनट और देता हूँ, रिक्वेस्ट आएगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं आएगा तो मैं बंद कर दूंगा। आप बोल रहे हो ना, इसको बोल सर टाटा कम्युनिकेशन मैंने लिया था लॉकडाउन पे, तो मेरे पे 250 में, अभी वो 1100-1200 चल रहा है, मैंने निकाल दिया 1000 में, तो फिर से लेने का सोच रहा हूँ। क्या सर आप क्या बोलते हैं? डोंट ट्रैक टाटा कॉम एज सच, क्योंकि उसने हमारा इतना पैसा लिया था ना, जब वो साइडवेज में था तो उसको ट्रैक करना बंद कर दिया था। जब हम निकल गए तब वो चलना शुरू हो गया। तब गम तो वही होता है ना जिंदगी में कि जो छोड़ दिया वो चल गया, जो लिया वो ना चला, वो गम जिंदगी में सबका है।
टाटा कॉम में कुछ ना कुछ स्टोरी चल रहा होगा, इसके लिए चल रहा है। एक सिंपल काम करो ना, जितना क्वांटिटी है आपको लगता है ऊपर चलेगा, तो एक बार का कॉस्ट भी करके बैठ जाओ और कुछ अच्छा देख लो। और तो क्या बोलूं यार, मैं पर्सनली नॉट ट्रैकिंग टाटा कॉम, बट सिंपल। अभी उसका लाइफ हाई कितना मारा था उसने? लाइफ हाई कितना मारा था? 1400। अभी क्या चल रहा है सर? अभी 1200 चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता सर, लेकिन 1200 1100 चल रहा है। देखता हूँ सर, 1 मिनट। तो अगर टूटता है तो एग्जिट कर जाना, एज सिंपल होता है। अगर वो तोड़ता है मतलब खराब हो गया, कुछ ना कुछ चिपकाने वाला ऑफर शुरू हो गया। क्योंकि डेली में डालोगे ना, डेली में पक्का टूट गया रहेगा। मैं बिना चार्ट देखे इतना समझ सकता हूँ कि 1400 का 1200 आया है और बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, राइट? यस सर। ठीक है, तो छोड़ देना, फिर कोई मतलब नहीं। वापस जाए 20 के ऊपर वापस ऐड कर लेना, बट कम क्वांटिटी से ऐड करना। इस बार आपके पास 100 थे तो 75 ही ऐड करना। तो 25 का पैसा तो घर का घर में आ गया ना, और कॉस्टिंग जीरो हो गई अपनी स्टॉक की। 4 टाइम्स अगर स्टॉक हो चुका है तो मुझे तो पूछने की जरूरत ही नहीं चाहिए। मुझे तो सिंपल बोलना चाहिए, सर आपका घर का एड्रेस दो, मैं आपको गिफ्ट भेजता हूँ। वो तो करता नहीं कोई मुझे, तो फोकट का स्पेस चलाता हूँ। कल से मैं पेड स्पेस कर दूंगा कि दिवाली का गिफ्ट भेजोगे तो मैं स्पेस कर दूंगा। सही है? मजाक करता हूँ सर, भेजता हूँ ना, आप बोलिए। आप सबको लोग का प्यार सबसे बड़ा होता है कुछ सर, ऊपर वाले की दया है, आप सबका प्यार है, और क्या चाहिए बताओ? और कुछ चाहिए होता है किसी को? खानी लास्ट में दाल रोटी है यार, लास्ट में जाके खानी दाल रोटी है, और क्या खानी है मुझे? ठीक है, आपका चंदन सर का जो कॉन्फिडेंस रहता है ना मार्केट पे, वो एकदम जबरदस्त रहता है। चलो ठीक है। चेरी भैया, आपको कुछ बोलना है? अमित सर, धनतेरस की शुभकामनाएं। आपको भी। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ट्विटर पे बहुत नोटिस कर रहा हूँ आजकल कि लोग ट्वीट कर रहे हैं कि फेड पिवोट करेगा, फिर वो ब्लो ऑफ टॉप बनेगा इमर्जिंग मार्केट्स में। इसके बारे में आपका थोड़ा व्यू जानना चाहता था मैं। भैया मुझे इंडिया की निफ्टी समझ में नहीं आती पूरी 20 साल में। मैंने इतना ट्राई कर लिया कि निफ्टी का फॉर्मूला निकालूं ट्रेड करने का, तो इकोनॉमिक्स तो मैं भले ही सीए किया हो, तो इकोनॉमिक का मुझे प्रॉपर ई भी नहीं आता। तो आई एम द लास्ट पर्सन टू आंसर अबाउट दैट कि क्या करेगा, पिवट करेगा। मुझे तो वर्ड्स भी नहीं समझ, मेरे लिए तो सब है ना आउट ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं। मैं सिंपल चार्ट देखने वाला, सिंपल प्राइस को फॉलो करने वाला, सिंपल रिस्क डिफाइन कर दिया कि मैं पूरे पोर्टफोलियो में 10% का लॉस ले सकता हूँ, 20% का लॉस ले सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। बाकी वो करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं, मैं तो सिंपल प्राइस क्या बता रही है, अभी मुझे प्राइस बता रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। इससे ज्यादा मुझे दिमाग ना लगाता। अब कर दे अच्छी चीज है, ना करे अच्छी चीज है, उसकी मर्जी जो करे। ये सारी चीजें मैं अगर पकड़ के बैठ जाऊंगा ना, मैं पक्का बोलता हूँ गारंटी से स्टैम्प पेपर पर लिखे थे, मैं कभी ट्रेड पंच नहीं कर सकता। मैं सारी प्रॉब्लम्स दुनिया की पकड़ लूँ, जो हम लास्ट 1 साल से स्पेस जब से करना शुरू हुए तब से हम ये सारी प्रॉब्लम्स पकड़ रहे हैं। अगर वो सारी प्रॉब्लम पकड़ के चलते ना, आज तक हमने 1 रुपए का ट्रेड ना मारा होता। हम सिर्फ कैपिटल को बैंक की एफडी में डाल देते ना, तो 6% रिटर्न दे देता है, 7% दे देता। बट हम ट्रेडर है, हम तो ट्रेड ही करने जाएंगे। अरे क्या, जब जिस दिन जो होना होगा हो जाएगा। एक दिन अगर हम पैदा हुए तो मरेंगे, पकड़ के चलो। हमने कोई ट्रेड लिया तो उसके 2 ही आउटकम है, या तो अपने जो सोचा है कि वहां तक डिजायर्ड लेवल पे पहुंच जाए, या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। साइडवेज पड़ा रहेगा स्टॉक, क्या करोगे? कंटाल खा के अपन भी निकल। तो कौन क्या करेगा नहीं करेगा, वो पवन अंकल अपने काका तो चाचा तो लगते नहीं है कि आके अपने को इन्फॉर्म करेंगे क्या होने वाला है क्या नहीं हो। तो उसका क्यों टेंशन लेके जिंदा रहे? क्या होगा मार्केट? एक दिन इतना गिर जाएगा कि लॉस लग जाएगा, या हमारी शॉर्ट पोजीशन एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि हमें लॉस लग जाएगा। उसके लिए पोजीशन प्रॉपर कर लो कि भैया कल को कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए। और ये सारी इवेंट्स है ना, बोल के नहीं होगी, याद रखना। वो न्यूक्लियर रोज करते हैं ना पूरी दुनिया को। एटलीस्ट अपन इक्विटी ट्रेडर्स है तो हम सबको पता है कि न्यूक्लियर की बात हो। बोल के कोई न्यूक्लियर करेगा क्या? मैं आपको घर पे, मुझे अगर चोरी करनी है, मुझे डाका डालना है, मुझे कुछ भी करना है, तो मैं बोल के करूंगा क्या? तो उसको न्यूक्लियर करना होता तो कभी भी कर देता ना। ये तो मैं मूर्ख बनाने के लिए ना कुछ डराने के लिए कुछ ना कुछ चीज रखी जाती। फेड बढ़ाएगा, सबको पता है फेड बढ़ाएगा, उसमें नई चीज क्या हो गई? कुछ नई चीज मार्केट को चाहिए अब, क्या हाँ मार्केट गिरना चाहिए। जब मार्केट ने सोच लिया मुझे नहीं गिरना है, प्राइस आके बोल रही है मुझे नहीं गिरना है, स्टॉक स्किल बता रहे कि हम ऊपर जा रहे हैं,
तो मैं क्यों कोई चीज का टेंशन लेके बैठूं? या तो मैं जिंदगी में ट्रेडिंग बंद कर दूं, इन्वेस्टर बन जाऊं। इन्वेस्टर ही बनना है तो एफडी बेस्ट चीज है। थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है तो निफ्टी में चले जाओ, निफ्टी के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दो। और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है तो डायरेक्ट स्टॉक्स में कर लो, बिना रिस्क के। जैसा वो स्कैम मूवी में बोलते हैं ना डायलॉग, हर्षद मेहता का जो डायलॉग है, रिस्क है तो इसके वो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। See, beggars are not choosers. We don't have any options. If we have carried any positions overnight, we don't have any options. हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं उस चीज की कि कल सुबह उसका आउटकम क्या होगा, मेरे फेवर में आएगा कि मेरे अनफेवर में जाएगा। मुझे पता होता मेरे अनफेवर में जाएगा तो किसी के क्या बोलते हैं मुंह पे लिखा तो नहीं है कि वो मूर्ख है, वो पैसा लुटाने आया बाजार में। बाजार में सब पैसा कमाने ही आए ना, बट होती है गलतियां तो गलती एक्सेप्ट करो, निकल जाओ उसमें, दिमाग क्या लगाना उसमें। जिस दिन फेड पाइवट करेगा नहीं, मुझे तो टर्म्स भी नहीं समझ में आती, मुझे सिंपल समझ में आता है भाई फेड रेट बढ़ा रहा है, प्राइस क्या बता रही है, प्राइस बता रही है मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, फेड भी ऊपर जा रहा है। अब कोई रिलेशन निकालेगा, कोई कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेगा, कोई पता नहीं 50 साल पुराना चार्ट लेके आएगा कि उस टाइम ऐसा हुआ था, उस टाइम ऐसा हुआ था। भैया चार्ट डेटा सब निकाल लोगे, लास्ट में प्राइस क्या बता रही है, प्राइस बता रही मैं ऊपर जा रही हूँ, बाकी गए तेल लगाने। तो मुझे क्या फॉलो करना है, प्राइस फॉलो करना है कि मेरा व्यूज फॉलो करना है कि मैं जबरदस्ती जो पकड़ के बैठूंगी नहीं या तो गिरेगा, ये तो पक्का ही गिरेगा या ये पक्का बढ़ेगा। जो चार्ट बता रहे उसको फॉलो करो ना, लास्ट के 500 पॉइंट मैक्सिमम लॉस देके जाएंगे, वो लॉस भुगत लेना अगर पूरा रैली राइड किया है तो। बात तो सही बोला, लेकिन ये वोलेटिलिटी जितना चल रहा है मार्केट में, डर लगता है कभी कभी डालने में। कुछ पोजीशन साइजिंग बड़ा वाला करना है तो ये कभी भी जेरोम पोवेल आके कुछ बोल देता है तो हमारा मार्केट रिएक्ट करता है, फिर वापस उधर बोल रहे फेड पिवोट करेगा तो रैली आएगा तो उसके लिए रिएक्ट कर रहा है। स्टॉक सब नीचे जा रहा है फिलहाल, हमारा निफ्टी तो भागे जा रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसलिए मैंने आपसे मतलब ये लेने के लिए सोचा, लेकिन आप बराबर बता दिए, प्राइस जो बोल रहे हैं वो देख के करना चाहिए, आगे का इतना नहीं सोचना चाहिए दिमाग में। ये सही बात बोला आपने। देखो थैंक यू। पावेल साहब हमें पैसा देने वाले नहीं, हम यूएस में हम लोन लेने जाएंगे तो हमारी फाइल तो सबसे पहले फेंक दी जाएगी। क्यों? कि आप इंडियन हो, आपका यहाँ क्या। तो जो मुझे पैसा देने वाली यूनिवर्सिटी को टेंशन लेके बैठो, मुझे अगर लोन लेना है तो इंडियन बैंक में जाऊंगा कुछ, तो वही जाके मगजमारी करेंगे ना। तो जहाँ से पैसा मिल सकता है वहां सोचेंगे ना, जो पावेल को करना है करने दो ना यार, हम उसके पीछे थोड़ी अपनी जिंदगी बिताएंगे। मुझे चार्ट में दिखेगा शॉर्ट मारने में पक्का शॉर्ट मार दूंगा, मुझे चार्ट में दिखेगा लॉन्ग करने में पक्का लॉन्ग मार दूंगा। बाकी मैं सारा सब है ना, ये जितनी न्यूज सुनोगे उतना आप कंफ्यूज होगे। न्यूज सुनना बंद कर दो, सिंपल प्राइस का चार्ट भी देखोगे, एक लाइन चार्ट फॉलो कर लो कि भैया लाइन चार्ट क्या बोल रहा है। आप शायद लेट ज्वाइनिंग में सिंपल बोलता हूँ, बैंक निफ्टी वीकली क्लोजिंग में सबसे लाइफ हाई टाइम पे क्लोज हुआ वीकली में। अब इसके पीछे मैं क्या कंक्लूजन निकालूं, मुझे शॉर्ट कर देना चाहिए? क्यों? बस मेरा व्यू है कि बैंक निफ्टी गिरना चाहिए। मेरे व्यू से थोड़ी मार्केट चलेगा, मेरे व्यू से मेरा पैसा नहीं बनेगा। मेरा व्यू तभी काम करेगा मेरे लिए जब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो मेरा एग्जीक्यूशन ही बोलता भैया लॉन्ग खड़ा रहे, स्टॉप लॉस फिगर होगा, और क्या होगा इससे ज्यादा यार। लास्ट में तो हम मार्केट में आए एक ही पर्पज से ना, पैसा खोले। नितिन कामत साहब ने लिख के दिया अपने को, नितिन कामत साहब का स्टेटमेंट 99% रिटेलर्स लूज मनी, हम उस कैटेगरी में, हमें टेंशन ही नहीं करनी चाहिए। हम तो ये खुश होने चाहिए कि किसी ने डेटा के साथ हमें प्रूव किया है कि हम रॉन्ग है हमेशा। तो मुझे उस चीज की क्यों टेंशन हो कि जब सभी गलत कर रहे हो मैंने भी गलत कर दिया, उसको हम कैसे इम्प्रूव करते हैं। मैं ये सोच, कभी इस बारे में सोचो, उल्टा सोचना शुरू कर देना उस चीज में, तो शायद जाके पैसा बनेगा। वो जो 1% ट्रेडर है वो भी तो इंसान ही है कि भगवान है? भगवान तो ट्रेड नहीं कर रहे ना बैठ के, ये ऊपर वाला तो आके कोई ट्रेड नहीं कर रहा। ट्रेड कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है ना। तो 1% आया कहाँ से? उसने भी तो धरती से ही जन्म लिया है ना, तो ऊपर वाले ने भेजा था उसको, जा तू, तुझे वो अवतार दिया, तू कभी लॉस ना करेगा। ये सारे मिथ्स निकाल दो, ये वो सब मार्केट को पता है क्या होने वाला है। मार्केट से बड़ा कोई नहीं जानता, मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करके चल रहा है। डाउ थ्योरी पढ़ोगे, डाउ थ्योरी सिंपल है, गूगल करोगे, डाउ थ्योरी की बुक फ्री में मिल जाएगी। कुछ 40 पेज की बुक ही है वो, कोई बहुत लंबी चौड़ी बुक नहीं है वो, उसमें सब कुछ लिखा है। और वो आज भी जो बातें चार्ल्स डाउ की थी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, वो उसकी कोई रेलेवेंस घटी नहीं।
बाकी तो हमारा देखो बायसनेस है, ऐसा है वैसा है, यूक्रेन हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। जिस दिन न्यूक्लियर हो जाए बेस्ट है, दुनिया ही खत्म हो जाएगी ना, तो हम पैसे की क्यों टेंशन लेके बैठे, फिर तो उस दिन स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होगा अपना। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो पैसा जाएगा ना, दुनिया ही नहीं बचेगी तो स्टॉप लॉस कहां से ट्रिगर होगा। ओवरनाइट का लगता है ना, तो वो गंदा लगता है भाई। वो दिन में जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है वो हमारा आंख के सामने गिर रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, हम देखते हैं हाँ गिर रहा है, तो जो पोजीशन लेके जाते हैं अगला दिन होता है रात को, उधर यूएसए में कुछ भी खंडाल होता है, हमारा रिएक्ट इधर करता है, तो तब लगता है। बात तो आपने एकदम सही बोला। सिंपल है, सब चीजें देखना बंद कर दो, जो चीज ट्रेड कर सकते हो उसको देखो, उस पर अपना एनालिसिस करो, चाहे फंडामेंटल करते हो, टेक्निकल करते हो, क्वांट करते हो, कुछ एल्गो बेस्ड सिस्टम बनाते हो, जो ट्रेड करते हो उसको फॉलो करो। जिस ट्रेड को हमें फॉलो नहीं करना है, मुझे क्या लेना देना यूएस ने क्या किया क्या नहीं किया। यूएस जिस दिन उनका कुछ न्यूज आया था लास्ट थर्सडे, ठीक है, वो 500 पॉइंट नीचे खुला था, सब खुश थे दुनिया के, जिसने शॉर्ट मारा एंड होते होते 1000 पॉइंट प्लस बंद हुआ, मतलब 1500 पॉइंट का रैली। क्यों? अरे किसको पता कब क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। कितनी बार हुआ कि यूएस ने रेट इंक्रीज किया, इनिशियल रिएक्शन आया, सब खुश हो गए है गैंग कि भैया आज तो मार्केट गिरेगा। अगले दिन इंडियन मार्केट का रिएक्शन देख लो, खुला नीचे और क्लोज 400 पॉइंट ऊपर हुआ। अब फुल ट्रेंडिंग डे चला मार्केट, सबसे इजी दिन पैसा बनाने का, तो हमने कहा यूएस मार्केट को फॉलो किया। अगर हमें गिरना ही होता तो हम गिर जाते ना उसी दिन, अगर हमें गिरना होता तो हम गिर जाते, नहीं गिरे। तो जो आंखों के सामने वो फैक्ट है, बाकी सब मन का बहम है। जैसे बोलते हैं ना कि भूत और चुड़ैल मन का बहम है, वैसा सब बहम है और कुछ नहीं है। फिर सर आपको रिक्वेस्ट भेजा, मुझे पता है आप कहीं गोवा में हॉलीडे मना रहे हो, आशीष कहीं हॉलीडे मना रहा है, तो बस हॉलीडे करो और क्या करो। हमें गरीबों को तो बुलाते नहीं कि चल तुझे हॉलीडे करने ले जाते एक दिन। विकास को भी भेजता हूँ, विकास भी कहीं गांव में हॉलीडे मना रहा है, सब हॉलीडे मना रहे हैं। कल से मैं भी हॉलीडे पे जाएगा, आज हूँ, कल से मैं भी हॉलीडे पे जाएगा, मेरे घर जाएगा। तो सबको रिक्वेस्ट भेजा है, if they accept in next 5 minutes, fair enough. Otherwise in next 5 minutes I'll end this space. किसी का रिक्वेस्ट है तो भेज देना, and then to don't come and complain to me कि हमने रिक्वेस्ट भेजा था एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोई होस्ट है ही नहीं, तो रिक्वेस्ट आएगी सब मेरे पास है। बोलो ना जिसको बोलना। सर आपका नॉर्मल डे कैसे होता है ट्रेडर का, एज अ ट्रेडर? नॉर्मल मतलब स्टडी वीडी कैसे मतलब क्या स्टडी करना है तो शाम को करते हैं कैसे? यार सारा भाव कॉपी 7:30 के आजू बाजू आता है, ठीक है, तो 7:30 से पहले तो कुछ भी देखेंगे तो प्रॉपर डेटा नहीं है, तो 7:30 8 o'clock तक डेटा आता है, उसको सबको एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट करना, सब मगजमारी करना, क्योंकि मुझे उस सिस्टम में आज से नहीं इतने साल हो गए, मुझे आज भी अच्छा लगता है कि मैं मैनुअली करता हूँ। कारण सिंपल है कि कुछ डेटा आंखों से देखते हैं ना, तो अपने को जो हम करते आ रहे हैं कंटिन्यूसली उसी पे ट्रस्ट रहता है। करने को मैं सब सिस्टमैटिक कर दूँ, कोई बोलता है मैं आपको अकाउंट बना के दे देता हूँ, कोई बोलता है ये कर देता हूँ, अपन वही पुराने सिस्टम वाले कि अपनी आंखों से देखेंगे तो अपने को ज्यादा अपनी चीज पे विश्वास है, वो स्टडी करके छोड़ देने का। जो ट्रेड्स है डीलर को जाके छोड़ दूंगा, भैया ऐसा हो तो कर देना, ज्यादा मगजमारी नहीं। सुबह 7 उठो, 8 उठो, 9 उठो, घर पर हो ऑफिस को फर्क ना पड़ता है, मोबाइल पे देखो, घर पे उस पे लैपटॉप पे देखो, सिस्टम एक घर पे लगा हुआ है उसमें देखो, जहाँ पे दिखता है देख लिया, काम खत्म। ऑफिस पहुंच जाओ, ऑफिस से ट्रेड करना है, एक्सपायरी रहेगा पक्का तो ऑफिस ही बैठना पड़ेगा। नॉर्मल लगता है कि कुछ नहीं हो रहा मार्केट में, तो घर से बैठ के ट्रेड मार लिया। डीलर बैठे, डीलर को फोन कर दिया किसी को भी कि भैया ये सौदा मार दो, और कोई डिलीवरी बेस्ड ट्रेड रहेगा तो इंतजार करते हैं कि पूरा दिन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके बाद 1.5 से 2 के बाद उसका डिलीवरी चालू करेंगे। तो कुछ भी डिलीवरी लेना है बड़ा क्वांटिटी, वो नॉर्मली चलता है और कुछ नहीं। और दिन भर कुछ ना दिखे टीवी पे तो या तो साउथ इंडियन मूवी देख लेने का, वरना तारक मेहता देख लेने का। और वो क्राइम पेट्रोल देखने जाते हैं तो पड़ोसी जो बैठा है ना साथ में, उस पर डाउट होना शुरू हो जाता है, या खुद के सिस्टम पे डाउट पहले शुरू हो जाता है कि मेरे सिस्टम में किसी ने चोरी तो नहीं, वो फीलिंग इसके लिए क्राइम पेट्रोल ना देख।
तो बहुत सिंपल चलता है यार, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, बस 4 बजे बाद एक ही काम करते हैं, मार्केट ना देखने का, सो जाने का थोड़ी देर। पीट सर का एक दिन फोन आया तो मेरा फोन नहीं उठा था, 2 अच्छी सी गालियां दी मुझे। आधे घंटे बाद इनको फोन किया, मैंने कहा सर सो रहा था, तो मुझे बोलते हैं तू सो जाता है? मैंने कहा सर अपने को तो मस्त नींद आ जाती है, खाना खाते हैं 4 बजे, फिर मस्त नींद आ जाती है, देखने का ही फिर जाके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा देखने, उल्टा सीधा मतलब कुछ रील्स देख लेने की, यूट्यूब पे जाके कुछ भी ऐसे वीडियोस देख लेने के, टाइम पास कर लेने का, कोई मूवी देख लेने का। 7 बजे तक जब डेटा ही नहीं है तो मैं बैठ के क्या मार्केट, क्या चार्ट देखूं? किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ पूछ लिया कि ये चार्ट कैसा दिखता है, अपन ने भी जाके कीड़ा कर दिया, अपन भी तो मार्केट वाले हैं ना, कितनी देर शांत बैठे रहेंगे? बिना चार्ट के तो अपने को भी नींद नहीं आती, तो जाके देख लेंगे और क्या करेंगे। फिर रात होगी तो स्पेस चालू हो जाता, 2-4 घंटा अपना भी जो समझ में आता है, जितना समझा जिंदगी में समझा के चले जाते हैं, जो नहीं आता हम भी सीखने आ जाते हैं। विकास आता है, किरण सर आते हैं, घनश्याम सर आते हैं, VN आता है, हिमांशु आता है, इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज ही बोल के जाते हैं, कोई खराब तो बोलता नहीं। जो खराब बोलता था तो हमने उनको खराब कर दिया अपने लिए कि भाई अपने घर बैठो, हो गया आपका सुन के। तो मुझे नहीं लगता किसी का रिक्वेस्ट है, तो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड नाइट, धनतेरस की सबको शुभकामनाएं। दिवाली है, दिवाली पे दिवाला मत करना अपना बाजार में टिका रहना है अगली दिवाली तक, और अगली दिवाली तक नहीं, एटलीस्ट आने वाली 40-50 साल की दिवाली तक, एटलीस्ट 50 साल की दिवाली। जिसकी जैसी एज है वैसा, कोई अगर 60 ईयर्स का सोचे कि मैं 50 साल और, तो भैया वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो जन्म है तो एक दिन जाना है, अच्छी हेल्थ करके जाना, और कुछ नहीं, हमें दुख देके मत जाना। Yes, Satish, you want to say something? हाँ सर, एक मिनट है। आप है, नीचे किड सर है, सब घनश्याम सर है, आपके जो आप हमारे लिए इतना टाइम निकालते, यही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि आपके जैसे एक्सपीरियंस लोग ज्यादा तो बोलते नहीं है। आप हमें इतना ज्ञान दे रहे, इसी से हम, मतलब कि आप अगली वाली पीढ़ी हमें ध्यान दे रहे हो, और मार्केट में अच्छा बनाने के लिए, मतलब कि रिटेल के लिए कोई नहीं सोचता जितना आप सोच रहे हैं सर। इसीलिए थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं सर। भैया थैंक यू का है ना, मैं पैसा लेता हूँ, जो तुझे थैंक यू बोलता ना, पक्का पहले उससे पैसा ले लेता। थैंक यू क्यों? हम भी तो, जब हमारी स्टेज थी, जब हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, ये तो आज के दिन में सोचो ट्विटर इतना अच्छा हो गया है। मैं किसी का एक पढ़ रहा था आर्टिकल, तो उसमें लिखा था ट्विटर पे सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बाकी फेसबुक पे कम इंटेलिजेंट है, और इंस्टाग्राम वाले को तो दिमाग ही नहीं है। जो इंस्टाग्राम खेलते रहते हैं ना, अपनी फोटो डालते रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं, पता नहीं वो, अगर मेरे फॉर एग्जांपल 50,000 फॉलोवर्स है, मैं इंस्टा पे जाके सारी चीज करूँ ना, तो इंस्टा पे तो 5 लाख फॉलोवर बन जाए। वो इंस्टाग्राम मतलब है क्या? कोई कुछ भी डाल दे उठा के, मतलब इंस्टाग्राम सेंसिबल बात जो होती है ना, गॉड फॉरबिड। देखो व्यू अलग रह सकता है किसी का, मेरा आपसे व्यू अलग हो सकता है, आपका मेरे से व्यू अलग हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। बट इंटेलिजेंट लोग हैं, जो समझदार है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियल वर्ल्ड वाले सब ट्विटर पर है, बहुत ज्यादा ट्विटर पर है। कोई यहाँ पे रील डालता है क्या अपना? कोई अपना रील बना के डालता है, देख मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, डालने वाले में भी डालते हैं। सो ट्विटर इज a place where intelligent people come in. Instagram is a place where all the fool goes and try to put in there something just to market themselves. और हम जो कर रहे हैं ना, हमारे टाइम वो नहीं था जो आज के टाइम में है, तो जितना आता है कोशिश कर लेते हैं। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हमें ना, तो हम बहुत बड़े नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ, हम भी रोज एक दूसरे को सुनते हैं ना, तब जाके कुछ सीखते हैं एक दूसरे से। हम आपस में भी झगड़ा करते हैं, मैं किसी सर से झगड़ा कर लूंगा, मैं बोलता हूँ सर आप क्यों शॉर्ट थे, बोलता है तेरी, तू पैसा देगा मेरा लॉस हुआ तो, या मेरा प्रॉफिट हुआ तो तू पैसा देगा क्या? तो वो झगड़ा चलता है ना, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती है वो इम्पोर्टेंट है। ये चीज इम्पोर्टेंट है कि क्या सीखते हैं हम रोज एक दूसरे से। कई बार आप देखोगे मैं कॉन्फ्लिक्ट की व्यूज आते हैं एक दूसरे के, बट दैट इज फेयर इनफ, दैट हैव नथिंग टू डू विद अ फ्रेंडशिप और व्हाटएवर वी डू। और हम सब एक दूसरे को यहीं से मिलके आए, तो अच्छी चीज है ना कि किसी प्लेटफॉर्म में एक दूसरे को मिला है जिसको हम जानते भी नहीं थे। आज से 10 साल पहले मुश्किल से कुछ 1000 लोग थे ट्विटर पर। आज के टाइम में वही चीज इतनी बढ़ गई कि सारे लोग ट्विटर पे आना शुरू हो गए। कोई कुछ भी बोलता है तो कोई सेंसिबल बात करे, कोई नॉन सेंस बात करेगा,
ये आपको चूज करना है कि आपको सेंस चुनना है, सेंसेशन चुनना है कि नॉनसेंस चुनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम नॉट द जज, नॉर एनीवन एल्स इज जज कि कौन सा सेंस है, कौन नॉनसेंस है और कौन एकदम ही गया बीता है, ये आपको डिसाइड करना है। इट्स योर चॉइस, इट्स अबाउट योर व्यूज, व्हाट यू आर फॉलोइंग, व्हाट यू आर नॉट फॉलोइंग। I send a request to Carrot sir, विकास चला गया शायद, सर्वेंद्र को भी भेजा है। Next 2-3 minutes don't accept the request. We'll end the space with the same thought. जो बोला मैं रिपीट नहीं करूंगा, रिकॉर्डेड है, स्टार्टिंग का 10 मिनट सुनोगे हो जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आता है, जो मैं देखता हूँ बता देता हूँ, अब होगा नहीं होगा गॉड ओनली नोस। तो सर्वेंद्र इज ओवर हियर। सर्वेंद्र वेलकम, या प्लीज योर व्यूज टिल नेक्स्ट दिवाली। Thank you, Amit, and good evening, everyone. Next दिवाली, या दिवाली आती है तो सबको दिवाली के व्यूज चाहिए। यस, एक साल का व्यू लेना चाहिए। तो एक साल के व्यू के साथ जाऊं तो मोस्ट प्रॉब्ली मे बी द लास्ट, हमने तो जब इनिशियली ये व्यू बनाया था तो मे बी द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर शुड बी अ गुड ट्रेडिंग बॉटम इफ एट ऑल। तो अभी दिवाली के आसपास तो हम ऊपर ही जा रहे हैं। So possibly, I think, 15-20 days if the market dips, and the reason I have already given that the bond markets are definitely signaling something else. Right now, we are in some other zone only. But I think looking at the bond markets, probably towards the second week or third week of November, you should get a trading bottom from where we should meaningfully bounce on the Nifty. तो next फिर 3-1 महीना मार्च तक, बजट तक, प्री बजट रैली और whatever you call it, तो I think एक वो रैली आएगी, उसमें हम शायद डबल टॉप बना दें या व्हाटएवर एक नया हाई बना दें। दैट इज पॉसिबल ऑन द निफ्टी। एंड टुवर्ड्स द in 2023 if I have to give the view, I think by third quarter you should have the final bottom also for the market wherever it happens. वो लेवल क्या होंगे वो हम तब डिसाइड करेंगे, बट by third quarter of 2023 you should have a bottom in place. And the logic I have given on Amit's space earlier also, that an Indian bear market, typically last 7 bear markets that the Sensex has done in the last 40 years, it has been around 18 to 24 months. So if we started this top in October 21, so I think by October 23, you should ideally be bottoming out and the bear market should be ending. And then probably India rallies into whatever a new bull market we will see then. But yeah, सो इनिशियल यहाँ से थॉट ये है कि 15-20 दिन में ये टॉप जो भी एक पुल बैक होने के बाद यू गेट वन ट्रेडिंग बॉटम इन द नेक्स्ट 15-20 डेज इनटू द थर्ड वीक ऑफ नवंबर, जहाँ से हम 3-4 महीने रैली करेंगे। उस रैली में फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। बट येस, आई थिंक यहाँ से एक पुल बैक खत्म होएगा तो वहाँ से रैली आएगी। आई थिंक S&P में भी जो कल हुआ डाउ में, एवरीबडी सरप्राइज, बट आई वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज एक्सपायरी थी वहाँ पे, और एक्सपायरी वाले दिन वहाँ पे भी कुछ भी होता है। सो वो एक दिन को इग्नोर करना पड़ता है। What starts happening from Monday is crucial for the world markets. और अपना भी दिवाली के आसपास बढ़िया जो भी पुल बैक अच्छा है, प्री दिवाली रैली इसको जो हम बोलें, तो एक अच्छी दिवाली रैली भी हो गई है। और टिपिकली अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो जब एक पीछे दिवाली रैली हुई रहती है तो दिवाली यूजुअली गिव्स यू ट्रेडिंग टॉप और शॉर्ट टर्म टॉप एंड वाइस वर्सा। इफ अगर प्री दिवाली अगर 15-20 दिन अगर टुवर्ड्स द दिवाली मार्केट गिरा होता है तो दिवाली में बॉटम बनते हैं। सो गोइंग बाय दैट हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि क्योंकि हम दिवाली में रैली करके जा रहे हैं, दिवाली के बाद एक 15-20 दिन का करेक्शन आएगा और वहां से वो जो बॉटम बनेगा, आई थिंक दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग बॉटम और वहां से दबा के माल लेना चाहिए। या अमित। सो सर्विंदर, जस्ट मतलब ब्रॉड एग्जैक्ट तो अभी किसी को नहीं पता कहाँ टॉप बनेगा कहाँ बॉटम बनेगा, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट? या एब्सोल्युटली। तो कहाँ दिखता है कि यहाँ पे टॉप बन सकता है और वो टॉप बनेगा तो उसके बाद भी बॉटम की बात करेंगे। 20 दिन में अपन 10 बार स्पेस कर लेंगे, उसका क्या टेंशन? करेक्ट। तो अभी से बॉटम 20 दिन की बात करने से बेटर होता है कि यहाँ से कौन सा एक सस्टेनेबल दिखता है कि ये टॉप बन सकता है। क्योंकि देख, टॉप का बनेगा अगर अपने को 100% पता होता तो अपन तो, मैं तो खुद मतलब मुझे ठोकने में ना ज्यादा मजा आता है कंपैरेटिव टू लॉन्ग धीमे धीमे पैसा देता है। ये मेरी जिंदगी में मुझे पता है। करेक्ट। शॉर्ट करने में ज्यादा मजा आता है। पर्सनली जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है उसको बोलो ना कि शॉर्ट में मजा है कि लॉन्ग में, बोले लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग में मजा है, और शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर है ना उसको पूछोगे ना किसको शॉर्ट मारने का,
वो बोलेगा शॉर्ट में सबसे वीक स्टॉक को ढूंढ, वो 10% कभी भी निकाल देगा। और बढ़ने में स्टॉक है ना 1% बढ़ने में ना जान निकाल देता है, वो 2% बढ़ता है ना जान निकाल देता है। वो तो अगर गलती से एक्सेस 10% चल गया, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 10% चलेगा, मुझे लगता 930 के आसपास जाएगा, इसलिए मैंने पोजीशन भी एग्जिट किया था। और वो चल गया, मेरे पास नहीं है, मैं देख के दुख मना रहा हूँ, मुझे भी फोमो का फीलिंग आता है, आपको ये लगता है, आपको आता है, मुझे भी आता है। तो चलने में इसको समय लेता है, गिरने में है ना, वो ना माँ देखता है, ना बाप देखता है, ना दादा देखता है, ना दादी देखता है, ना धर्म देखता है, ना कोई जात देखता है। बियर मार्केट आर सेक्युलर, मतलब सब आ जाओ, बुल मार्केट आर नॉट सेक्युलर, उसमें लिमिटेड स्टॉक ही चलेंगे, लिमिटेड सेक्टर्स चलेंगे, बाकी हम सोचते रह जाएंगे कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। तो Sarvinder, what are those levels, say Nifty, Bank Nifty especially, and what will you pick, say if I put a gun on your head कि एक साल के लिए कोई स्टॉक खरीद के जाना है मुझे, या नहीं, वो तो मैं गन पॉइंट पे पूछ रहा हूँ ना, मैं पहले करेक्ट कर दिया ना खुद को, गन पॉइंट पे अगर मुझे एक स्टॉक लेके जाने की, भैया मुझे तो जबरदस्ती पैसा डालना ही है मार्केट में, तो कौन सा रहेगा? सी अमित भाई, आपको मालूम है स्टॉक तो नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा, बट या मैं इतना बोल सकता हूँ कि देखिए एक चीज लेवल, ऑनेस्टली लोग ऑनेस्टली एनालिस्ट लोग बात नहीं करते, बट मैं ऑनेस्टली मेरे को 17,550 के ऊपर बाजार लगता नहीं है और लग भी नहीं रहा था। वो कल जाके 17,570 बंद हो गया, ठीक है, अब कल दिवाली का गैप अप भी खुल जाएगा डाउ के पीछे पीछे, ऑल सेड एंड डन, वो हो जाएगा। बट मुझे लगता नहीं जब तक एक दो दिन सस्टेनेबली, मुझे लगता नहीं कि एक दो दिन 17,700-550 के ऊपर सस्टेन कर जावे ठीक से, तो मैं मानूं कि हाँ चलो ऊपर में अपसाइड बाकी है। So I will take Monday session, दिवाली सेशन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इन द सेंस कि वो 1 घंटे का ट्रेडिंग आवर है, उसमें आप कुछ नहीं देखोगे, वो खाली वो मुहूर्त होता है। तो आई वुड से कि हाउ द मार्केट बिहेव्स नेक्स्ट वीक इज क्रिटिकल। 17,550 के ऊपर वीकली क्लोज आएगा, मुझे ऐसा अभी लग नहीं रहा है, और 17,550 के ऊपर मुझे पुल बैक लग भी नहीं रहा था। फिलहाल 20 पॉइंट मेरे भाव से ऊपर है, तो इट्स अ वेट एंड वॉच फिलॉसफी। बट आइडली स्पीकिंग मंडे से S&P यूएस मार्केट्स, वहां मुझे लगता है कि गिरावट आ जाएगी। हमारा तो मुहूर्त है तो हम कुछ भी करेंगे उस दिन, बट टुवर्ड्स वेडनेसडे मुझे लगता नहीं कि 17,550 के ऊपर हम टिकेंगे। अगर वेडनेसडे को 17,550 के ऊपर टिक गए, देन दिस पुलबैक विल एक्सटेंड अगेन ऑल द वे बैक टुवर्ड्स 18,000 18,100, क्योंकि फिर हमने देखा है कि वही एरिया है जो कि जहां पे बाजार जाके रुकता है, तो फिर वो साइकोलॉजिकली 18,000 के आसपास बाजार भागने की कोशिश करेगा, तो वहां पे डिसाइड करेंगे। बट ऑनेस्टली जैसे मैंने बोला है स्पेसेस पे कि जहां तक एक बार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस बनते जा रहे हैं, तब तक ट्रेंड नीचे ही है, और लेने का ध्यान एग्रेसिवली नहीं है, यहाँ से लेने का एग्रेसिव ध्यान नहीं है। और ट्रेडिंग के लिए किसी को 2-4 दिन के लिए करना है तो मैं कहता हूँ ठीक है, ले लो 50-100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, बट पोजिशनली यहाँ से बाय करके खड़े रहने में, जैसे आपने बोला, बहुत रिस्क है, क्योंकि चलने में जान निकल जाएगी, और गिरेगा तो 2 दिन में आपके 10-15%, 20% तो आराम से ये बाजार लेके जा सकता है, और हमने देखा भी है बहुत सारे स्टॉक्स में कि वो हो रहा है। और अगर आप देख लीजिए अभी लास्ट सेशन भी, इवन दो द मार्केट वाज अप, द ब्रेथ वाज मेजरली डाउन, तो ब्रेथ भी वीक होती जा रही है, सो दैट्स आल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न। So we'll see next week, but I don't see market much beyond 17,550 on a weekly closing basis. So in simple terms, by this expiry 17,500 मोटा मोटी पकड़ लेंगे, या 17,600, ठीक है, तो इसी बीच में हम लोग रहेंगे, राइट? फिलहाल तो यही लग रहा है अमित भाई, फिलहाल तो यही लग रहा है। ठीक है, फिर ना सुई में अग्री टू डिसएग्री, मेरा व्यू अलग होता है, तो मैं पहले बोल चुका हूँ, so there is nothing wrong in that, सबका एनालिसिस है यार, I never disrespect in Am I audible or I can't hear anyone? हाँ सर, लगता है अमित सर का आवाज नहीं आ रहा। Yeah, I think so, yeah. सर क्या आपके बायो में जो अपने अल्गो ट्रेडिंग का लगा है ना, थोड़ा उसके आप सर आपको कोई बता सकते तो। देखिए, सबको जो एल्गो ट्रेडिंग करना चाहता है, सबसे पहले उसको समझना चाहिए कि दुनिया का पहला एल्गो या पहला बड़ा एल्गो ग्रुप कौन सा था। So that algo group was called, everybody should go and read about them. That was a brilliant set of people जो आज भी हैं, उनका आज भी नाम है, बट वो जो ग्रुप अब थोड़ा सा अलग अलग हो गए हैं, बट that group was called the Turtle Traders. It was started by someone called Richard Dennis, जो कि खुद एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, और उस समय what is algo? See, algo को बड़ा सेक्सी सा वर्ड डाल दिया लोगों ने, algorithmic trading, this that, system trading, what is that? So
व्हाट इज एल्गो ट्रेडिंग? एल्गो ट्रेडिंग इज नथिंग बट डूइंग समथिंग विद डिसिप्लिन. मतलब आपने कोई भी चीज एक आपने यू टेक योर सेट पैरामीटर्स, आपने कोई पैरामीटर्स बनाए एंड जस्ट यू स्टिक टू दैट विद अ फिक्स्ड, एकदम जैसे घोड़े को नाल लगा, घोड़े को जैसे आंखों के सामने वो लगाते हैं ना पर्दा कि एक ही डायरेक्शन में देखना है. तो एल्गो ट्रेडिंग इज नथिंग बट डिसिप्लिन ट्रेडिंग. तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग को एक सेक्सी सा वर्ड दे दिया गया एल्गो ट्रेडिंग. और या तो उसमें आप अपने पैरामीटर सेट कर लेते हैं और उसको आप ट्रेड करते हैं. तो पहला ये जो ग्रुप था जिसका नाम था टर्टल ट्रेडर्स, ये रिचर्ड डेनिस ने बनाया था. रिचर्ड डेनिस के एक मित्र थे, तो वो उनका मजाक उड़ाया करते थे कि भाई तुम तो पैसा कमा लेते हो, यू आर द 1% इन द वर्ल्ड, और हम पैसा नहीं बना पाते हैं यार, तो क्या चक्कर है. तो रिचर्ड डेनिस ने बोला यू आर अ बॉन्ड ट्रेडर, यू आर लकी एंड ऑल दैट, यू गॉट अ गॉड गिफ्ट. Then Richard Dennis took up a challenge. He said, no, I am not God gifted. I follow a process. I follow a discipline and I follow a system. So I can teach and I can make anybody a trader. तो उस समय वो लोग किसी चाइना, वो लोग कहीं चाइना के साइड में थे जहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में बैठे थे वो लोग, हांगकांग में या सिंगापुर में, समवेयर इन दैट स्पेस. और वहाँ पे टर्टल सूप बिकता है, बहुत महंगा होता है टर्टल सूप. वहाँ टर्टल का सूप पीते हैं वो लोग. तो वो लोग सूप पी रहे थे और टर्टल फार्म पे ही थे, और उन्होंने देखा तो उसने बोला जैसे ये टर्टल्स की खेती हो रही है ना, काइंड ऑफ टर्टल्स उगाए जा रहे हैं, मतलब टर्टल फार्मिंग हो रही है, इसी तरह से मैं ट्रेडर्स की फार्मिंग कर दूंगा. तो उनके दोस्त के साथ उनकी शर्त लग गई. दोस्त ने बोला नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है. बट ही सेड नहीं, मैं 40 ट्रेडर, मैं 20-25 ट्रेडर अपने खुद के ट्रेन करूंगा और उनको मैं दिखाऊंगा, और आप देखोगे सब पैसा कमाएंगे. नेक्स्ट डे ही पुट अ पेपर एड, और उन्होंने फिर 40-50 इंटरव्यू लिए, उसमें से 20-22 लोग सेलेक्ट हुए. बट फाइनली 17 या 18-19 लोगों ने ज्वाइन किया. उसका कारण ये है कि रिचर्ड डेनिस ने बोला मैं आपको अपना सिस्टम सिखाऊंगा, बट आपको 20 साल का सीक्रेसी बॉन्ड साइन करना है. यू हैव टू साइन अ बॉन्ड फॉर 20 इयर्स कि आप 20 साल कहीं और जा नहीं सकते, और आपको हमारे साथ मिलकर ही ट्रेड करना है, और मेरा सिस्टम आप बाहर लीक नहीं कर सकते. अगर आप लीक करेंगे तो XYZ जो भी पेनल्टी है. सो दैट वाज द फर्स्ट टर्टल ग्रुप. ओके, तो ऐसे ही कुछ हमारी भी तमन्ना है, हम भी आगे कुछ ऐसा बनाएं. बट या सो वो हम जब करेंगे तब करेंगे. बट दैट्स द स्टोरी. वो हमारा इंस्पिरेशन है कि भाई हम एक ऐसी सिस्टम ट्रेडिंग करेंगे जहाँ पे हम उस तरह के ट्रेडर बनाएंगे. और उन ट्रेडर्स ने, अगर लोगों ने सुना हो, देन गो एंड रीड अ केस स्टडी कॉल्ड निक लीसन. बेरिंग्स बैंक का एक बहुत बड़ा फॉरेक्स का डीलर था और इंडेक्स डीलर था जिसका नाम था निक लीसन. उसने पूरा बैंक डुबो दिया. क्यों? वो निकाई लॉन्ग करता रहा, निकाई 40,000 वाला गिरता रहा, 17,000, 18,000, 9,000, 10,000, और वो लगातार लॉन्ग करता गया निकाई. और ये पूरा ग्रुप येन और निकाई इनके अगेंस्ट में खड़ा था, इन ग्रुप के. सो अराउंड $1.2 बिलियन बेरिंग्स बैंक का लॉस हुआ, और उसका $0.8 बिलियन इन 11-12 लोगों ने कमाया, जिनको बोलते हैं टर्टल ट्रेडर्स. सो इतना बड़ा ग्रुप था और इतना बढ़िया सिस्टम ट्रेडिंग, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड जिसने एल्गो ट्रेडिंग चालू की. उस बंदे का नाम था रिचर्ड डेनिस. या सर्वेंद्र, जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, रिचर्ड डेनिस ने ये भी लिखा था, मैं तो नहीं पढ़ा रिचर्ड डेनिस का बुक, मैं सिर्फ एक ही बुक पढ़ा है, रेमिटेंस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑपरेटर. तो मेरी वो गीता बाइबल सब कुछ वही किताब है, मैं ज्यादा पढ़ता भी नहीं. सबकी गीता वही है, सबकी गीता कुरान वही है. रेमिटेंस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑपरेटर नहीं पढ़ी तो जिंदगी में कुछ ना किया. फिर वो पढ़ी, ठीक है. और रिचर्ड डेनिस के बारे में ये बोला गया कि उसने लिखा, मैं भी ट्विटर पे लिखता हूँ, मैं तुम्हें मेरे सारे सिस्टम फ्री में लिख के दे दूंगा, कुछ बता दूंगा, 5 मिनट में क्या करना, 15 मिनट में क्या करना. बट डू यू हैव द डिसिप्लिन लाइक मी टू फॉलो दिस सिस्टम? क्या आप एब्सोल्युटली मेरा डिसिप्लिन फॉलो कर पाओगे कि मुझे कब ट्रेड नहीं लेना, मैं डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडर हूँ. मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं जो सब एल्गो कौन सब कुछ रन करते हैं. मैंने कहा भाई मैं उनको बता भी देता हूँ ना कि ये कर ले, तो बोला इसका ये सिस्टम का ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है. तो भाई तू फिर भी पैसा ना बनाएगा, तू टेंशन ना ले, मैं फिर भी पैसा बनाऊंगा उसी सिस्टम. मुझे पता है कब लेना है कब नहीं लेना, मेरे डिस्कशन उसमें चलेगा. नहीं, एब्सोल्युटली. मैंने वही बोला, एल्गो को मैं वही, डिसिप्लिन ट्रेडिंग इज एल्गो ट्रेडिंग. एल्गो तो एक सेक्सी सा नाम दे दिया गया, सिस्टम एल्गो है क्या, अल्टीमेटली किसी इंसान ने ही तो बनाया है ना. सी दैट इज दैट होल प्रोसेस हैज बीन डिजाइंड बाय सम ह्यूमन बीइंग ओनली. कोई एक ट्रेडर जिसको लगा कि ऐसा करेंगे तो पैसा बनेगा, उसने उस सिस्टम उसने उस प्रोसेस को बनाया, और उसका नाम हो गया एल्गो या सिस्टमिक ट्रेडिंग या व्हाटएवर, HFT. बट दीज आर ऑल बेसिकली डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग टेक्निक्स. दैट्स इट. एल्गो इज नथिंग बट अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग टेक्निक. एकदम सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे तो लाइफ सुखी रहेगी. सो सतीश, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन अबाउट एल्गो ट्रेडिंग. यस. एक सिंपल बोलता हूँ, एल्गो कुछ भी नहीं है ना, क्वांट कुछ है. लास्ट में एक सिंपल 3 ही चीजें मार्केट में जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता. वन इज योर प्राइस, सेकंड इज योर वॉल्यूम्स, एंड द थर्ड चीज इज टाइम.
इनके अलावा फोर्थ चीज मार्केट में कुछ भी नहीं। जितनी चीजें बनी है सब इनके पीछे बनी है। इसके अलावा कोई फोर्थ फैक्टर बना दो जिससे मार्केट चलता है। मैंने तो आज तक जिंदगी में 20 साल के एक्सपीरियंस में ना देखा। मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी, पर जितनी बुक्स पढ़ी और जितना प्रैक्टिकल लोगों से सीखा, लास्ट में इन 3 चीज के अलावा कोई एक बंदा आके बता दे कि ये भी है। कोई बोल देगा कि एस्ट्रोलॉजी आ गई, कोई बोल देगा ये आ गया, कोई बोल देगा, अरे सब टाइम फैक्टर पकड़ रहे हो ना, टाइम पकड़ लो, वॉल्यूम पकड़ लो और प्राइस पकड़ लो। इन 3 चीज के अलावा कोई चीज को मार्केट ड्राइव नहीं करता। जितने इंडिकेटर बनेंगे सब इनके बेसिस पे बनने वाले हैं। कोई प्राइस बेस्ड इंडिकेटर रहेगा, कोई प्राइस प्लस वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर रहेगा, कोई प्राइस प्लस वॉल्यूम प्लस टाइम बेस्ड इंडिकेटर रहेगा, कोई वॉल्यूम प्लस टाइम बेस्ड रहेगा। तो हम वीवैप यूज करते हैं। सिंपल, व्हाट इज वीवैप? जब बोलते हैं 3 से लेके 3:30 तक वीवैप चलता है, जो एंडिंग का वीवैप है, व्हाट इज दैट इंडिकेटर? बेस्ड ऑन सर्टेन प्राइस एक्शन एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम at a particular given of volumes in that time period। तो इस 3 चीज से ज्यादा कोई चौथा फैक्टर कोई मार्केट में अगर है, मैंने इतने लोगों से पूछा, मेरे इतने गुरु लोग हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, मैं हमेशा एक ही क्वेश्चन देता हूँ, सर कोई चौथा फैक्टर है? मैं बोलता है मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, कुछ तुझे नया समझ में आया तो बता देना। सर्वेंद्र, हैव यू कम अक्रॉस एनी 3 थिंग्स बियॉन्ड दैट इवन इन योर ट्रेड्स? नहीं अमित भाई देखो, प्राइस तो सबसे बड़ी चीज है। प्राइस को आप सपोर्ट कर देते हो टाइम और वॉल्यूम से बस, और या जो भी मोमेंटम से। तो आई थिंक इसके बियॉन्ड जो भी करोगे आप, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज अ लेसर नंबर। जितना ज्यादा आप वेरिएबल्स ले आओगे अपने रिसर्च में ना, उतना ज्यादा आपके रिसर्च का फाइनल आउटपुट या आउटकम जो है वो 50% से नीचे जाता रहेगा। हमारा आइडिया क्या है, जब आप टेक्निकल्स करते हो या आप जो भी करते हो, क्वांट करते हो, कुछ भी करते हो, द होल आइडिया इज टू स्टार्ट फ्रॉम 50-50 एंड गो अबव। क्योंकि गेम तो 50-50 पे चालू होता है। अगर आप 50-50 के नीचे गए तो आप कच्चे खिलाड़ी हो। अगर आपको पक्का खिलाड़ी बनना है तो आपको 50-50 के ऊपर जाना है। आपको सुपर पक्का खिलाड़ी बनना है तो आपको 70-30 पे जाना है। तो बेसिकली द होल आइडिया ऑफ दिस जर्नी इज टू गो फ्रॉम 50 टू 70। एंड जहां पे आपने अगर 70 को सस्टेन कर लिया भाई साहब, उसके ऊपर कुछ होता नहीं है। लोगों को लगता है कि हमेशा कोई भगवान बन गया, कोई नहीं। 70-75% के ऊपर स्ट्राइक रेट लाने में नानी याद आ जाती है। आई एम टॉकिंग इन द लॉन्ग रन। मतलब 12 महीने 18 महीने के अगर आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के सारे एक्सेल शीट में ट्रेड डाल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 70% 75% स्ट्राइक रेट लाने में दिमाग मतलब नानी याद आ जाती है। So that's a very very good strike rate if someone is able to achieve around 70-75, and if you are doing a 1:2 risk reward on that, brilliant। मतलब भाई साहब पैसा तो आपका बन नहीं है। अब होल स्टोरी यही हो जाती है कि देख लो भाई कैपिटल कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो हम तो 25-50 करोड़ से तो 50-100 करोड़ से तो कोई चालू कर सकता नहीं है। तो अपने अपने पास जिसकी जिसकी जितनी कैपिटल है उससे ट्रेड करिए और उस कैपिटल को धीमे धीमे आगे बढ़ाइए। दैट्स द होल आइडिया। एल्गो की एक ही चीज बोलता है, एल्गो कुछ नहीं, आपने रूल लिख दिए, आप रूल मैनुअल भी फॉलो कर सकते हो। आप रूल लिख लो कि मेरा 5 मिनट के चार्ट में कैंडल हायर हाई देगा, वीवीएफ के ऊपर है, ओपन के ऊपर है, मैं लॉन्ग लूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा ओपन के नीचे का। ये रूल हो गया, इसका आप एल्गो बना सकते हो। इससे ज्यादा क्या दिमाग लगाना है एल्गो में? एल्गो इज नथिंग बट रूल ड्रिवन सिस्टम। रूल मैनुअल बना के लिख सकते हो ना। एल्गो सिंपल एक चीज करेगा कि अमित आपका भाई ह्यूमन हम तो मैनुअली करते थे ना। ये तो अब भी जाके कंप्यूटर्स और सारा कुछ सिस्टम्स इतना फास्ट हो गया है, इतना एपीआईज आ गया लास्ट 4-5 साल में। उसके पहले तो मोटा मोटी कहीं ना कहीं तो मैनुअल इंटरवेंशन होता ही था, और इट वाज वो मैनुअल इंटरवेंशन आता ही था उसमें आज से मे बी आज से 4-5 साल पहले तक। और अब पूरा का पूरा कंप्यूटर वही काम कर रहा है। व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल इन लोकल ट्रेन, मैं भी जब टाउन जाता था ना अंधेरी से, तब मैं पढ़ता था ना, तो ब्लैक बॉक्स चलता था डाउ के मार्केट, मतलब यूएस मार्केट में। तो उसमें वो ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजीज बताते हैं, इंडिया में उस टाइम बताते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में कि एल्गो चल रहा है, एल्गो चल रहा है। अपन ने भी पढ़ना शुरू किया, तो लास्ट में समझ में भाई एल्गो कुछ भी बना सकते हो आप एक सिंपल प्राइस का चार्ट पकड़ लो, उसमें एल्गो बना लो। एल्गो मतलब अपने रूल लिख लो कि मुझे यही रूल फॉलो करना है। मैं तो सिंपल 500 बार रूल बोल के गया, सिंपल पकड़ लो। आर्ली का आपका कोई सिस्टम बना लो, आर्ली 7 ईएमए के ऊपर क्लोज दे दिया, एंट्री करके बैठ जाओ, स्टॉप लॉस का रखने का जो लास्ट कैंडल था उसका लो, ये आपका एल्गो हो गया। और बताओ इससे ज्यादा क्या सिंपल बताएं? हम तो इतनी स्ट्रेटेजीज बता चुके हैं जो आपको एल्गो करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल रूल ड्रिवन कर दोगे ना, एल्गो इज नथिंग बट रूल ड्रिवन। नाउ व्हाट इज क्वांट?
क्वांट में आप उसको क्वांटिफाई करना है ना, इसके लिए बहुत सारी आपको एक्सेल शीट्स बनानी पड़ेगी, जो मैं रोज शाम को बैठ के मैनुअली करता हूँ ना, और कहीं मैं किसी क्वांट में जाता हूँ, मुझे हर जगह अलाउड है ना, फ्री होता जाता, तो जो करने वाले होते सब मुझे मेरे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। फिर मैं जाके जब उनको सुनता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये था कौन, बोलते हैं हाँ, बोलते तो मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कौन करता हूँ। बोलते तू तो पढ़ता है, तू यही करता है। तो मैंने कहा मैं इसको कौन नाम दे दूं, मैं सिंपल बोलता हूँ एक्सेल शीट में हमने मैनिपुलेशन किया और कुछ नहीं किया। तो ये देखो, फैंसी वर्ड से पैसा ना बनना है, पैसा बनना है एक्चुअल एग्जीक्यूशन से, एक्चुअल रिस्क मैनेजमेंट से, और उससे बड़ा कि हमने पोजीशन साइज कब लिया कब नहीं लिया। हमने उल्टा पोजीशन साइज गलत टाइम पे ले लिया, पक्का पैसा लगेगा। हमने सही टाइम पे सही पैसा लगाया, वो पता नहीं कितना होगा। हम फ्राइडे नाइट को कुछ पोजीशन लेके गए, ठीक है, और पता है 4 दिन बाजार बंद है, लॉन्ग करके गए। 4 दिन में दुनिया में कुछ भी हो जावे, वो 2 पागल बैठे हैं, एक पुतिन पागल बैठा है, एक जिनपिंग पागल बैठा है, कुछ कर दे, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये चीज सोच के पोजीशन ले जाएंगे ना भैया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी मिलेगा, 100 पॉइंट नीचे मिलेगा, तब मैं शॉर्ट या लॉन्ग कर लूंगा। ये सोच के जाएंगे ना तो हम प्रॉपर करके जाएंगे। मुझे भी मेरा सिस्टम लॉन्ग देता है ना, और लगता है यार 4 दिन तो मार्केट बंद ही है, सैटरडे संडे मंडे 1 घंटा खुलेगा ना, उसमें कितनी पोजीशन हल्की कर लूंगा। फेवर में खुला अनफेवर खुला फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी पोजीशन काट के चले जाएंगे। फिर वापस ट्यूसडे बंद, सॉरी वेडनेसडे बंद, ट्यूसडे को प्रॉपर सेशन। तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या लेके जा रहा हूँ, जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, आप वो डिफाइन कर लोगे ना। कई बार मैं कोई पोजीशन लेके जाता हूँ, मुझे पता है कि लगता है कि पता तो मुझे रुपया नहीं है कि मार्केट में कुछ क्या होगा, लगता है कि ऐसा हो सकता है, फिर लगता है छोड़ देना, 100 पॉइंट ऊपर खरीद लेंगे, अपना कंफर्मेशन आएगा, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देंगे। कंफर्मेशन की ट्रेड है ना, रिस्क यहाँ पे ज्यादा बड़ा है और रिस्क यहाँ पे कम बड़ा है। अब मैं वो मेरा सिस्टम एक बार तोड़ना पड़ता है, पोजीशन कैरी करनी पड़ती है, एक बार सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं यार ठीक है, मंडे है ना तो ट्यूसडे को पोजीशन कैरी कर ले, ट्यूसडे तो वेडनेसडे को पोजीशन कैरी करें। जब ये बड़े वीकेंड आ जाते हैं ना, ऐसे 3-4 दिन की छुट्टी के, कुछ नहीं पता। ये तो आज हम डाउ देख के अगर आप लॉन्ग हो तो खुश हो रहे हो, जो शॉर्ट है वो दुखी हो रहा होगा। कल रात को कुछ न्यूज आ जावे तो पॉवल सब आके कुछ बोल दे, क्या कर लोगे। जो दिख रहा है एसजीएक्स आपको दिखता है 17,800 है, वो एसजीएक्स कल 17,300 दिखाएगा तो क्या करोगे। और ऐसा है पहली बार नहीं देखोगे आप, मैंने बहुत टाइम जिंदगी में देखा है, वो एसजीएक्स रात को कुछ बंद होता है, दिवाली के दिन उल्टा ही लेवल दिखाता है, तब क्या कर लोगे। तो खुश ना होने का ना दुखी होने का, जो पोजीशन है उसमें पोजीशन साइजिंग ही आपका खेल पोजीशन साइजिंग पर है कि मैं इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस कितना कर सकता हूँ। अगर ये 0 हो जाए, इससे बड़ा इस खेल में है ना, इस when we say this is a game of probability, in this game of probability you will be only safe once you have a proper position sizing, nothing beyond that. Rest everything is knowledge, rest everything is voice, nothing more than that. मेरा लेवल काम ना करेगा, सर्वेंद्र का लेवल काम ना करेगा, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है उस ट्रेड में, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा कमाओगे या गवाओगे। बाकी सब जैसे मैं बोला ना, भूत चुड़ैल मन का वहम है, वैसा ही मेरा लेवल मन का वहम है। मैं बुलिश हूँ तो मन का वहम है, अगले दिन बाजार मुझे बता देगा मैं सही था कि गलत था। बंद होने के बाद तो कोई भी आके ज्ञान दे देगा, 3:30 के बाद तो ज्ञानी लोग देखता हूँ, हमें यहाँ पे दिखा था, वहां दिखा था, ऐसा दिखा था। मैं तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भैया दिखा था तो पहले बता देता, मैं भी ट्रेड ले लेता। बंद होने के बाद तो सब कुछ मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये ट्रेड करना चाहिए था, वहां पे ये करना चाहिए, या वी वैप तोड़ दिया, या ये ऐसा इंडेक्स दिख गया, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। वो 3:30 के बाद सब रामायण गा देंगे। भैया 3:30 के पहले किसने रामायण गाया, वो भगवान है, वो ज्ञानी है। बाकी सब ज्ञान 3:30 के बाद जो दे रहे उसको तो पहले ब्लॉक कर देने का, अनफॉलो कर देने का, लाइव मार्केट में जो दे वो चीज करने का, बाकी सब ज्ञान। क्या बोलते सर्वेंद्र, सही चीज गलत बोला? अरे दो दिन की आप क्या बात कर रहे हो। मैं तो देखता हूँ लोग 6-6, 8-8 महीने पुराना कोई पोस्ट लिखा होता है जनरल कि निफ्टी का ये हो सकता है, निफ्टी का वो हो सकता है, उस पोस्ट को टैग करते हैं, सी व्हाट आई थॉट 8 मंथ्स बैक इज हैपनिंग नाउ। मैं कहता हूँ भाई अगर 8 महीने पहले तूने टारगेट स्टॉप लॉस दोनों नहीं दिया था ना, तो फिर आके ज्ञान मत दो कि मैंने ये थियोरेटिकली मैंने कुछ एक बड़ा क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल मैस्टरबेशन किया था और मैंने 4 पेज का एक राइटअप लिखा था कि फला फला ये होगा तो फला फला वो हो जाएगा, फला फला ये होगा तो फला फला वो हो जाएगा। वो उसका कोई मतलब नहीं है। 8-8, 10-10, 12-12 महीने के बाद लोग टैग करते हैं हमने ये बोला था। भाई अगर तुमने स्टॉप लॉस और टारगेट दिया था 12 महीने पहले और वो तुम्हारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ और टारगेट आया,
देन तभी आप बधाई के पात्र हो। बाकी आप किसी और फेज में आप खाली जनरल स्टोरी राइटिंग करते हो ना, और 12 महीने बाद आके बोलते हो सी व्हाट आई वाज थिंकिंग हैज हैपेंड, तो उससे कुछ नहीं होता, उससे पैसे नहीं बनते भाई। स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के ही पैसे बनते हैं। उसमें भी कैसा है कि अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक, अगर आपने कुछ एडवाइस भी दी और उसको कंटिन्यू अपडेट कर दो कि ये फेवर में चल रहा है, स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, या स्टॉप लॉस को 5 रुपए बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 में कोई स्टॉक बोला, 120 हो गया, आपने बोला मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस 80 का था, मेरा टारगेट 200 का है, मेरा स्टॉप 80 का चेंज करके मैंने 85 कर दिया। समझ में आता? हाँ भाई, प्रॉपर है, इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस बड़े होंगे, इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस है ना 1% 2% का नहीं हो सकता। ट्रेडिंग में 2% 3% समझ में आता है कि भैया, क्योंकि आपका पोजीशन उसमें प्रॉपर रहेगा, इसके लिए 2-3% का होता समझ में आता है। आप इन्वेस्टिंग में 1% का डालोगे और गलती से चल गया, मेरा चल गया, तो ऐसा कोई करे ना भैया, आपकी चॉइस है, पैसा आपका है, आपको डिसाइड करना है, हम उस चीज का ज्ञान ना दें। स्टॉक को कंटिन्यूसली वही बंदा अपडेट करता रहे, कोई बंदी वो अपडेट करता रहे, यहाँ से अच्छा दिखता है, अच्छा क्या दिखता है, ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, ये भी तो कोई कंफर्म करके जाएगा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो तो कोई ना बोलता, जो हो जाएगा हाँ हमने तो बोला था, फिर आके कोई अपडेट कर देता है। तो लाइव मार्केट में जो करके जावे बेस्ट है, बाकी सब ज्ञान है। बाकी ज्ञान तो आपको जितना चाहिए, यूट्यूब जॉब फोकट का ज्ञान मिल जाएगा, यूट्यूब जॉब फोकट का ज्ञान मिलेगा, लास्ट में आपको सिखाएगा कौन, तो ट्रेड मारना कब नहीं मारना। ना नहीं, ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल ही खतरनाक है। Am I audible? हाँ, यस। मैं कहता हूँ ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी तो खतरनाक है। देखिए, फ्री का ज्ञान तो हमेशा तकलीफ ही देता है। मैं सबको यही समझाता हूँ कि भाई, आपको कॉन्फिडेंस फ्री के ज्ञान से नहीं आ सकता, आपको किसी के साथ बैठ के ही सीख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। खाली वीडियोस देखने से कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आप वीडियोस देखते हो तो फिर आपको अल्टीमेटली जाके पेपर ट्रेडिंग, ये वो जो भी उसके पीछे का प्रोसेस करोगे, आप 6-12 महीने साल भर लगाओगे, तब जाके आप बोलो कि हाँ मैं यूट्यूब से सीखूंगा। बट चक्कर क्या है कि यूट्यूब में सामने वाले बंदे के पास कितनी नॉलेज है ये आपको मालूम नहीं है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई, जो भी आपका टीचर है, जिसका भी आप वीडियो देख रहे हो, पहले उस आदमी का सीवी मंगवाओ, देखो उसने कितना बाजार को टाइम दिया है, कितना उसका सक्सेस रहा है, पीछे कुछ उसका नाम है नहीं है, कोई शख्सियत है नहीं है। कल के लौंडे जो खुद 6 महीने साल भर से ट्रेडिंग करना शुरू किए, 1 साल बाद यूट्यूब पे वीडियोस बना के भेज रहे हैं और उनको खुद को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है और कुछ भी स्टेटमेंट्स दे रहे, तो वो बाद में बड़ा डेंजर होता है। एक छोटी गलती इस बाजार में आपको 10-20 साल पीछे लेके जा सकती है। और वही एक छोटी गलती से आपको कोई आपका एक समझदार टीचर या मेंटर या गुरु जिससे आप सीखोगे बैठ के, वो आपको शायद बचा दे, जो कि आप खुद पैसा मार खा के सीखोगे, उससे अच्छा है समझदार। मैं तो समझदार आदमी उसी को मानता हूँ जो दूसरे की गलती से सीखे। तो हम लोग 15-15 साल 20-20 साल सारी गलतियां करके बहुत सारी चीजें सीखे बैठे हैं, जो आपको डे वन में ही बता देंगे कि भैया ये मत करना, ये करोगे तो हमारी बैंड बच गई थी, तुम्हारी भी बच जाएगी। तो समझदार आदमी वही है कि जो दूसरे की गलती से सीख जाए और वही गलती खुद ना दोहराए। यूट्यूब, फेसबुक में आपको दिखेंगी 99.99% विनिंग रेट। भैया अगर मेरे पास पक्का 99% वाला कोई स्ट्रेटेजी रहेगा ना, मैं लाख रुपया लगाऊंगा उसमें और रोज पैसा जीतूंगा, क्योंकि मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा। और मैं 1 साल में ना 1 लाख को है ना कम से कम 10 करोड़ कर दूंगा। ऐसा कोई दुनिया में स्ट्रेटेजी नहीं है जिसको आएगी ना वो शेयर ना करना होगा। उनको कुछ ना कुछ बेचना है, या फिर वो यूट्यूब में सेंसेशन फैलाना है। ट्विटर पे लोग जो सेंसेशन फैलावे ना, आपकी मर्जी होती है, देखो लास्ट में चॉइस आपकी है, किसी और की चॉइस नहीं है, आपकी मर्जी होती है। लॉजिकल बात करें, कुछ फंडामेंटल से बात करें, समझ में आए, टेक्निकल से बात करें, इलॉजिकल जो बात करें, आपकी चॉइस होती है। सिंपल बोल दे कोई 50,000 निफ्टी चला जाएगा, वो बोले 5,000 निफ्टी चला जाएगा, उनको बोल भैया 5,000 निफ्टी 18,000 से चला जाएगा तो मुझे स्टॉप लॉस का रखने का और कितना टाइम वो ट्रेड लेके रखने का, एज सिंपल एज दैट। बाकी पैसा आपका, मर्जी आपकी। धनतेरस का दिन है तो सिंपल एक ही चीज बोलूंगा कि लास्ट में धन को तरस मत जाना गलत एडवाइस लेके। हम अगर कुछ ये एडवाइस देते तो हम पक्का पहले स्टॉप लॉस ट्राई करते हैं या बोल देते हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, इसमें पोजीशन प्रॉपर रख के जाना। 100 खरीदे तो 20 से स्टार्ट खरीदे, इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे आपको। मतलब अब आपका पोर्टफोलियो तो मैं हैंडल नहीं कर रहा कि मैं आपको पर्सनली फोन करके बोलूं कि तू 10 शेयर ही खरीद,
20 शेयर ही खरीद या ये खरीद, तुम जो बेस्ट हो सकता है ना और दिल से करके आते हैं। मतलब हम कोई ऐसा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, हम कोई ऐसा स्टॉक रिकमेंड भी नहीं करते जो टॉप कैटेगरी का नहीं हो, कोई एकदम पेनी स्टॉक हो, जो थर्ड ग्रेड हो, जिसमें कोई डिलीवरी का अता पता नहीं हो, प्रमोटर का अता पता नहीं हो, कोई माल चिपकाने वाला ऑफर हो, वो कभी कोई स्टॉक आके बोलता नहीं। जितने स्टॉक बोले जाते हैं सब ऑल मतलब मैक्सिमम हम ट्राई करते हैं निफ्टी वाले स्टॉक पकड़े, एफ&ओ वाले स्टॉक पकड़े, या उससे कुछ बाहर गया तो उसमें भी स्टॉप लॉस। कोई भी आके स्पीकर या बात करता है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पीछे कभी आपको कोई लॉस हो। लॉस तो हमें भी होता है, हम भी बोलते हैं, हमें भी हमारी स्ट्रेटेजी पे लॉस हो जाता है, तो उसको कीमत पकड़ना कि हमें लॉस नहीं, हमें भी लॉस होता है, इसके लिए तो हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो हमारा कभी इंटेंशन है ना गलत नहीं, हम कोई उल्टी बात क्यों नहीं कर सकते कि जब जिंदगी में कभी गलत किसी के लिए नहीं सोचा तो आपके लिए क्यों सोचेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप यहाँ से बेस्ट बेनिफिट लेके जाओ, जितना स्ट्रेटेजी सिंपली समझा सके वो समझ जाओ, कोई ट्रेड दे सिंपली समझ जाओ, बाकी मर्जी आपकी। धनतेरस का दिन है तो कुछ धन घर में लेके जाना। मॉरल ट्रेडिंग के दिन अगर आपके पास कोई 100 शेयर पड़े हैं, किसी को प्रॉफिट दे रहा है तो एटलीस्ट एक शेयर बुक कर देना, वो पैसा घर में ले आओ। वो पैसा घर में आता है ना तो अच्छा लगेगा, हाँ देखो मार्केट से कमा के लाया, भले उसमें 10 रुपया कमाया, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज करते हैं। बाकी पैसा आपका, रिस्क आपका, हम सिर्फ गाइड है, हम आपको बता सकते हैं डेस्टिनेशन है, ट्रैवल आपको करना है। स्वर्ग चाहिए तो मरना आपको पड़ेगा। तो किसी को एंडिंग कमेंट है? सर्विंदर, सतीश, चिराग को रिक्वेस्ट भेजो, एक्सेप्ट नहीं करा कि वो ट्रैवल कर रहा है, मुझे पता है। मैंने आई थिंक दो बड़ी अच्छी बातें की इसमें। एक तो पहली बात, आपको सबसे पहले किसी भी रिलेशनशिप में चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, आपको सबसे पहले ये नियत और इंटेंशन बहुत जरूरी देखना है, क्योंकि तारी दोनों हाथ से बचती है। अगर सामने वाले का इंटेंशन ही यही है, उसका इंटेंशन ये है कि भाई इट इज अ विन विन ट्रेड, इट इज नॉट अ विन विन ट्रेड, खाली उसको कुछ चाहिए और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल बात नहीं बनती। और एजुकेशन इज द ओल्डेस्ट बिजनेस, तो आई थिंक जो लोग पढ़ा रहे हैं और वो जेन्युइन टीचर्स हैं, तो देयर इज नो हार्म इन पेइंग अ ट्यूशन फीस एंड स्टडिंग। लोग पढ़ते ही है ना, आप 11th 12th और आप आईआईटी की तैयारी करते हो, पीएमटी की तैयारी करते हो, उसी तरह से स्टॉक मार्केट भी एक प्रोफेशन है। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, उसकी फीस भर रहे हो, तो बिल्कुल करना चाहिए और भरना चाहिए। और ये भी मत सोचो कि ये ज्ञान 999 रुपए में आ जाएगा और 199 रुपए में आ जाएगा। जब आप एक अच्छा किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो और अच्छी फीस भरते हो, तब आप एक प्रोफेशनल बनते हो। उसी तरीके से जस्ट लाइक एन आईआईटी, आईआईएम और गुड इंस्टीट्यूट जैसे आप चाहते हो पढ़ने के लिए, ऐसा आप लोगों को ढूंढिए, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ढूंढिए, ऐसा कोई मेंटर ढूंढिए और वही समझ के पढ़िए कि आप किधर अच्छी आईआईटी, आईआईएम से कहीं से आप एक बढ़िया डिप्लोमा कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूट आप अपना खुद का ढूंढिए। हम नहीं जाते बोलते किसी को, बट देयर इज नो हार्म। एजुकेशन इज द ओल्डेस्ट बिजनेस, और अच्छे लोग, अगर अच्छे गुरु लोग पढ़ाएंगे नहीं तो अच्छे स्टूडेंट्स भी पैदा नहीं होंगे। बट यस, आप ये देखिए कि जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, गो एंड लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड और द सीवी ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अच्छी है तो जाके फीस भरिए और पढ़िए, क्या प्रॉब्लम है। आप अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलेंगे तो आप खुद भी अच्छे बनेंगे। सो व्हाई नॉट। सो ये दोनों थॉट्स मुझे आए आपकी बात सुन के, तो मैंने बताया कि कोई बुराई नहीं है। जो लोग सोचते कह रहे ये तो मेंटरशिप कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, अरे भाई अगर उसके पास कैपेबिलिटी है और उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है और उसके पास एक्सपीरियंस है और आपको पढ़ा रहा है तो आप पढ़ लीजिए। अगर आपने वो फीस अफोर्ड करनी है और आपने पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इफ यू हैव चोजन योर यूनिवर्सिटी राइट। और अगर आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चुनी है, आपने यूट्यूब यूनिवर्सिटी सुनी है, तो भगवान आपका भला करे भाई, और तो मैं क्या बोल सकता हूँ। Absolutely fair. See, we're not here to promote ourselves. मैं तो हमेशा मेरी स्पेस है, मैं खुद को प्रमोट कर सकता हूँ, बट 99.99% टाइम आई डोंट इवन प्रमोट माई सेल्फ। सिंपल है, आपका जो लर्निंग कर्व है कम हो जाता है और कुछ नहीं होता है। सो विद दिस एंडिंग स्टेटमेंट, धनतेरस है, धन को तरस मत जाना, धन को घर में लाना होता है। जितना धन घर में लाओगे, माताजी पिताजी मतलब मदर फादर फैमिली अच्छे से रहेंगे, ध्यान रहेगा। कमाने आए हो, कमाओ खूब सारा, जितना कमा सकते हो कमाओ। बाजार बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज देगा हर फील्ड में आपको पैसा कमाने के लिए। तो ये आपको सोचना है आपको क्या करना है। लर्निंग कब कम करना है, प्रॉफिटेबल बनना है, कि वही इधर उधर का कुछ भी ट्रेड मार के निकल जाना। सो विद दिस थिंग आई थिंक वी आर एंडिंग दिस स्पेस। Thanks everyone for joining in.
गुड नाइट। Wish everybody a very happy Diwali and happy Dhanteras. जय हिंद। धनतेरस अच्छे से मनाओ, घर में कुछ लेके जाना, 1 ग्राम भी सोना ले जाओगे, छोटा भी ले जाओगे, चांदी ले जाओ, कोई फर्क ना पड़ता, सब वेल्थ है। लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचना कि चांदी का भाव ऊपर नीचे, उसको एक दिन से कंपेयर मत करो, उसको लेके जाओ, रखो। So with this thing, ending this space, thanks everyone for joining me.